वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 111 से लेकर 120 तक। कहानी अब जिस फ्लो में चल रही है वहां एक भी चैप्टर मिस करना मतलब कहानी की कोई बहुत बड़ी डिटेल मिस करना है। हर चैप्टर के साथ लूमियन के सामने नई पहेलियां आ रही हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, आपकी कंसिस्टेंसी ही मेरी ताकत है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 10 चैप्टर्स। चैप्टर 111 मैसेंजर। कार्बाइड लैंप को कसकर पकड़े हुए लूमियन पत्थर की सीढ़ियां चढ़ गया। जल्द ही सामने रोशनी दिखाई दी जिसके साथ शोर शराबा भी था। शांत अंडरग्राउंड से निकलकर ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में जान आ गई हो। लूमियन ने अपनी चाल तेज कर दी। अपने दाहिने हाथ से कार्बाइड लैंप के वॉल्व को घुमाया जिससे नीचे कार्बाइड के ढेर में पानी की बूंदें गिरना बंद हो गईं। जैसे ही एसिटिलीन गैस जली, मेटल माउथ में लपटें धीरे धीरे कम हो गईं। तभी उसे बाहर का नजारा दिखा। लंबी और नीची इमारतें ढहने के पल में जमी हुई लग रही थीं, या तो झुकी हुई या गिरने की कगार पर, लेकिन जिद्दी बनकर खड़ी थीं। पैदल चलने वाले पुराने या फटे पुराने कपड़े पहने थे और हवा में बहस और गालियां गूंज रही थी। शोर कभी कम नहीं हो रहा था। अंडरग्राउंड एग्जिट पर लूमियन को ऑबर्ज डू कोक डोरे नाम की 5 मंजिला इमारत दिखाई दी। भूरे रंग की इमारत की ऊपर की 2 मंजिलें बाद में जोड़ी गई लग रही थीं, जो निचली मंजिलों की रोजेल एरा की पिलर वाली दीवारों, मेहराबों, बड़ी खिड़कियों और पैटर्न्स के बिल्कुल उलट थीं। ये इतना सिंपल लग रहा था कि इसे कोडू से ट्रांसप्लांट किया जा सकता था। अपना सूटकेस और कार्बाइड लैम्प घसीटते हुए लूमियन संतरे के छिलके बीनने वाले बच्चों और झगड़ते हुए बड़ों के बीच से निकला जब तक कि वो ऑबर्ज डू कोक डोरे के एंट्रेंस तक नहीं पहुंच गया। उसने होटल के फर्श पर नजर डाली जो पीले कफ, फटे कागज, बिखरे हुए केचप और अल्कोहल के दागों से भरा था। कभी कभी खटमलों का एक झुंड छत और दीवारों पर इकट्ठा हो जाता था। अगर उसके हाथ खाली होते तो लूमियन इस सीन के लिए तालियां बजाता। कोडू का ओल्ड टावन इससे कहीं ज्यादा साफ था। उसने गंदगी से खाली रास्ता ढूंढा और मध्यम गति से फ्रंट डेस्क की ओर बढ़ा। वहां एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी जिसकी ग्रे सफेद ड्रेस तेल से सनी थी और उसके भूरे बाल एक साधारण जुड़े में बंधे थे। उसने अपनी नीली आंखों से लूमियन को देखा, उसके चेहरे पर दिखी नफरत और रेजिस्टेंस से बेपरवाह होकर। ये मार्केट एरिया में रियू अनार्की पर सबसे अच्छा और सस्ता सराय है, लेकिन इसका मालिक कंजूस है जो सफाई करने वाली महिलाओं को काम पर रखने का खर्च नहीं उठा सकता। वो केवल हफ्ते में एक बार सफाई के लिए फ्रीलांसरों को बुलाता है। क्या वो तुम्हारी सैलरी में भी कंजूसी करता है? लूमियन ने भोलेपन का दिखावा करते हुए पूछा। इससे वो महिला भड़क गई। तुम्हें कमरा चाहिए या नहीं? हाँ। लूमियन ने डरा हुआ दिखने का नाटक करते हुए जल्दी से अपना इरादा साफ किया। मैं कीमत जानना चाहूंगा। वह महिला शांत हो गई। यह कमरे पर निर्भर करता है। ऊपर की 2 मंजिलें 3 वर्ल्ड डीओर प्रति सप्ताह हैं और नीचे की 2 5 वर्ल्ड डीओर हैं। अगर ये बहुत ज्यादा है तो तुम दरवाजों पर नॉक कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कौन अपना बिस्तर शेयर करने या फर्श पर जगह किराए पर देने को तैयार है। 1 से 1.5 वर्ल्ड डीओर प्रति सप्ताह में। मुझे नीचे की 2 मंजिलों पर एक कमरा दे दो। लूमियन ने सोचा कि वहां से भागना आसान होगा, चाहे खिड़की से कूदकर या सीढ़ियों से। वो मोटी महिला उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। पूरे महीने के लिए 15 वर्ल्ड डीओर एडवांस दो और ये तुम्हारा है। डिस्काउंट क्यों? लूमियन ने शहर में नए आए एक देहाती गवार होने का नाटक किया। वह महिला हंसी। बहुत से लोगों के पास 1 या 2 हफ्ते बाद ट्रायल छोड़ने या जगह बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ये जगह स्वर्ग और नर्क दोनों है। लूमियन ने 3 हल्के नीले 5 वर्ल्ड डीओर के नोट निकाले और उसे सौंप दिए। करेंसी 5 वर्ल्ड डीओर के डिनोमिनेशन में थी, जिसमें सामने की तरफ इंटस रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट लेवेंग्स का बस्ट और मेहनत करते किसान और चरवाहे थे, और पीछे की तरफ हॉर्नाकिस माउंटेन रेंज थी। पूरे महीने का किराया मिलने पर उस मोटी महिला के चेहरे का भाव काफी रिलैक्स हो गया। उसने 2 पीतल की चाबियां निकाली जो एक साथ बंधी हुई थीं और उन्हें लूमियन की ओर उछाल दिया। दूसरी मंजिल पर कमरा 207। नीचे एक छोटा डाइनर है और बेसमेंट में एक टैवर्न है। तुम्हें कमरे की मेज की दराज में उन कमबख्त कीड़ों को भगाने में मदद करने के लिए सल्फर मिलेगा। मेरा नाम फेल्स है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मेरे पास आ जाना। शुक्रिया, मैडम फेल्स। लूमियन ने चाबियां ली, अपना सूटकेस और कार्बाइड लैंप उठाया और दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, उसने दीवारों पर चिपके अखबार और सस्ते गुलाबी कागज देखे, हालांकि कुछ पहले ही छीलकर गिर चुके थे, जिससे वे दरारें दिखने लगीं जिन्हें छिपाने के लिए उन्हें लगाया गया था, और ढेर सारे खटमल दिखाई दे रहे थे। दूसरी मंजिल पर 8 कमरे और 2 वॉशरूम थे।
हर कमरा तंग था, जिसमें दाईं ओर एक बिस्तर था। बिस्तर के किनारे और दीवार के बीच में एक मेज खिड़की के नीचे रखी थी और उसके सामने एक टूटी फूटी कुर्सी थी। वहां कोई और फर्नीचर नहीं था, लेकिन खटमलों की कतारें छत पर रेंग रही थीं। और की साफ सफाई की आदत होने की वजह से लूमियन ने अपना सूटकेस और कार्बाइड लैंप नीचे रखा, दराज खोला और थोड़ा सल्फर निकाला। उसने इसे माचिस से जलाया और जैसे ही तीखी गंध कमरे में भरी, खटमल भाग गए। कुछ ही सेकंड में लूमियन ने बगल के कमरे से सल्फर की गंध महसूस की। लगभग उसी समय कुछ खटमल वापस आ गए, पनाह मांगते हुए। वो जल्दी ही सिचुएशन समझ गया। उसने खटमलों को धुएं से बगल के कमरे में भेजा था और किराएदार ने उन्हें वापस भगाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया था। खुश होकर लूमियन नीचे झुका, अपना सूटकेस खोला और पेन और कागज निकाला। सल्फर की तेज गंध के बीच वो लकड़ी की मेज पर बैठा और लिखने लगा। आदरणीय मैडम मैजिशियन, मैं सहमति के अनुसार ट्रायर पहुंच गया हूं। कृपया मेरे अगले कदमों पर सलाह दें। किस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना है और उनसे कैसे संपर्क करना है? क्या दोनों साइकोलॉजिस्ट जल्द ही उपलब्ध हैं? मैं इलाज कब प्राप्त कर सकता हूं? क्या आपके पास गुइलियम बेनेट और मैडम पुआलिस पर कोई नई लीड है? पत्र लिखने के बाद लूमियन ने अपनी बहन के कमरे से एक संतरी मोमबत्ती निकाली। अपनी स्पिरिचुअलिटी से इसे जलाते हुए साइट्रस और लैवेंडर की खुशबू हवा में फैल गई। स्वाभाविक रूप से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका एक्सप्रेशन शांत हो गया। 1 या 2 मिनट चुपचाप खड़े रहने के बाद लूमियन ने मोमबत्ती को पवित्र करने और स्पिरिचुअलिटी की दीवार बनाने के लिए रिचुअल सिल्वर डैगर का इस्तेमाल किया। फिर उसने लॉ पर एसेंशियल ऑयल टपकाया। तैयारियां पूरी होने के साथ उसने अल्टर पर मैजिशियन कार्ड रखा, जो इनकांटेशन को पिनपॉइंट करने के लिए एक मैसेंजर को बुलाने का माध्यम था। लूमियन पीछे हट गया, धुंधली संतरी आग को देखते हुए, और प्राचीन हर्मीस में बुदबुदाया, मैं। एक अदृश्य हवा स्पिरिचुअल दीवार के भीतर घूमने लगी, जिससे कमरे में धुंधलापन छा गया। हर्मीज में स्विच करते हुए उसने जारी रखा, मैं अपने नाम पर समन करता हूँ, वो स्पिरिट जो अनफाउंडेड के बारे में भटकती है, एक अपर वर्ल्ड क्रिएचर जो इंसानों के लिए फ्रेंडली है, एक मैसेंजर जो पूरी तरह से मैजिशियन का है। जैसे ही हवा तेज हुई, मोमबत्ती की लौ गहरे नीले रंग की हो गई, जिससे एक भयावह ठंडा माहौल बन गया। लूमियन ने मोमबत्ती पर फोकस किया, मैडम मैजिशियन के मैसेंजर का इंतजार करते हुए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अल्टर पर रखा पत्र हवा में तैरने लगा। हैरान होकर लूमियन ने ऊपर देखा और नक्काशीदार खिड़की के ऊपर एक आदमी की बांह के आकार की एक गुड़िया बैठी हुई पाई। लंबे सुनहरे बाल, हल्की नीली आंखें, पीली सफेद त्वचा और एक शानदार पीली सुनहरी ड्रेस के साथ गुड़िया के फीचर्स बेहद असली लेकिन अजीब थे। अगले ही सेकंड में पत्र गुड़िया के चिकने चमकदार हाथ में आ गया, जिसमें त्वचा जैसा कोई टेक्सचर नहीं था। क्या आप मैडम मैजिशियन की मैसेंजर हैं? लूमियन ने पूछा। गुड़िया ने धीरे से अपना सिर नीचे किया। उसकी बिना फोकस वाली हल्की नीली आंखों में लूमियन की आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज इथरियल और गुस्से वाली थी। ने जवाब दिया, अगली बार एक साफ वातावरण चुनना। इसके साथ ही गुड़िया पत्र के साथ गायब हो गई। लूमियन एक पल के लिए दंग रह गया और बुदबुदाया, क्या औरोर ने यह नहीं कहा था कि अल्टर को बस साफ और सुव्यवस्थित होना चाहिए? जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने फर्श पर ढेर सारे खटमलों की लाशें देखीं। कमरा अब कीड़ों से मुक्त था। यह सल्फर से बेहतर है। लूमियन ने अपनी ठुड्डी सहलाई और समन करने वाले रिचुअल को समाप्त किया। लूमियन ने आदतन कमरे को साफ किया और फिर अपने टॉयलेटरीज निकालने के लिए अपने सूटकेस के पास उकड़ू बैठ गया। और की गहरे रंग की विचक्राफ्ट नोटबुक्स नीचे बिना किसी छेड़छाड़ के पड़ी थीं। ट्रायर की अपनी यात्रा के दौरान लूमियन ने पहले ही उन्हें सरसरी तौर पर देखा था, बिना कुछ भी संदिग्ध पाए। और अपने पर्सनल विचार या दैनिक विवरण रिकॉर्ड करने वाली नहीं थी। उसकी विचक्राफ्ट नोटबुक पूरी तरह से मिस्टिकल नॉलेज के लिए डेडिकेटेड थी, जो इनकांटेशंस, सिंबल्स और इंग्रेडिएंट्स चुनने के सिद्धांतों से भरी थी। शायद विस्तृत अकाउंट रखने की और की आदत के कारण अधिकांश मंत्रों में ये जानकारी शामिल थी कि वे कब और कहां प्राप्त किए गए थे, उनकी लागत या उनके बदले में दी गई वस्तुएं। लूमियन को एहसास हुआ कि कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी में संभवतः कई इंटरेस्ट ग्रुप्स थे। और अक्सर अकादमी गैदरिंग्स में शामिल होती थी, जहां मेंबर्स के बीच कई मंत्रों का व्यापार होता था। उसने दूसरे ग्रुप्स के साथ एक्सचेंजों में भी हिस्सा लिया, कभी कभी अप्रैल फूल डे जैसे इवेंट से मिस्टिकल नॉलेज और मंत्र प्राप्त किए। नोटबुक्स में कुछ भी गड़बड़ न मिलने पर लूमियन ने फैसला किया कि वो साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने और पादरे और मैडम पुआलिस को खोजने के बाद अपनी जांच जारी रखेगा। वो जानता था कि उसकी बहन ने उस क्रिटिकल समय पर बिना किसी कारण के नोटबुक का जिक्र नहीं किया होगा। कोई महत्वपूर्ण संदेश जरूर होगा जो वो देना चाहती थी। गहरे रंग की कवर वाली नोटबुक्स को देखते हुए लूमियन ने उस रात से शुरू करते हुए अपनी बहन की रिकॉर्ड की गई नॉलेज को उल्टे क्रम में पढ़ने का फैसला किया। हालांकि एक हंटर के लिए कॉम्बैट में मंत्रों का उपयोग करना लगभग असंभव था,
लेकिन उन्हें समझना उसे संबंधित मिस्टिकल नॉलेज के साथ किसी भी मुद्दे को पहचानने या असामान्यताओं का पता लगाने में मदद कर सकता था। अपना सामान पैक करने के साथ लूमियन का पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगा। वो खड़ा हुआ और खिड़की की ओर देखा। शाम की धुंधली रोशनी ने उसे कांच में अपना रिफ्लेक्शन धुंधला देखने दिया। उसके बाल अब सुनहरे रंगे हुए और बढ़े हुए थे। उसके फीचर्स को मुश्किल से छिपा पा रहे थे। एक सफेद शर्ट, काली बनियान और गहरे रंग के सूट में उसका ठंडा, उदासीन एक्सप्रेशन उसे सालों बड़ा दिखा रहा था। यहाँ तक कि गुइलियम बेनेट भी उसे केवल थोड़ा थोड़ा परिचित पाएगा। लूमियन ने अपने चेहरे को थपथपाया, मुस्कुराहट लाने की कोशिश की और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चैप्टर 112 चार्ली। ऑबर्स डू कोक डोरे के डिम रोशनी वाले सेलर में एक कोजी बार में 20 से 30 पैट्रन्स के लिए काफी जगह थी। जिस पर लूमियन अंदर गया, उसने देखा कि एक आदमी छोटी गोल मेज पर कूद गया, हाथ में बियर थी और अपने आसपास के कुछ कस्टमर्स को एड्रेस कर रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात सुनो। मैंने 2 दिन पहले कुछ अविश्वसनीय अनुभव किया। दीवार पर स्टीम लैंप्स की कम रोशनी से लूमियन ने पहचाना कि वो आदमी काफी यंग था, लगभग 22 या 23 साल का। उसके छोटे हल्के भूरे बाल और क्लीन शेव चेहरा था, जो लाल हो रहा था, शायद अल्कोहल की वजह से। सन के रंग की शर्ट, काली ट्राउजर और लेदर स्लिप ऑन पहने हुए वो आदमी 1.7 मीटर से थोड़ा ही लंबा था। हालांकि उसके असामान्य रूप से छोटे हाथ पैर उसे 1.6 मीटर के करीब दिखा रहे थे। अपने छोटे हाथों को लहराते हुए और लड़खड़ाती जुबान में उसने जारी रखा, ये कितना अविश्वसनीय था। मैं तुम्हें बताऊंगा, इसने फेथ पर मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में एक बिलीवर के रूप में मैं अब इटर्नल ब्लेजिंग सन में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हूं। सुनो, क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि 5 दिनों के बाद मैं कितना भूखा था? मैंने अपनी जॉब खो दी थी और उस निकम्मे मैनेजर ने मुझे निकाल दिया था। अपनी सेविंग्स खत्म करने के बाद भी मुझे काम नहीं मिल सका। 5 दिनों तक मैं भूखा रहा, मुश्किल से अपने बिस्तर से उठ पा रहा था। मैं मौत की कगार पर था। क्या तुम्हें पता है कि वो कैसा लगता है? ओ गॉड, तुम पर कृपा करे और तुम्हें कभी ये पता न चले। उस पल में मैं इस तरह मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं अपनी किस्मत बनाने ट्रायर आया था और मुझे कुछ करना था। तभी मेरी नजर दीवार पर सेंट विव के पोर्ट्रेट पर पड़ी। हाँ, बहुत कोशिश करके मैं उठने में कामयाब रहा, उनके सामने घुटने टेके और उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। मैं तब भी गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में बिलीवर था, लेकिन एक भूखा आदमी क्या नहीं करेगा? इसके अलावा इसमें कोई नुकसान नहीं था, है ना? प्रार्थना खत्म करने के 5 मिनट बाद एक पुराना दोस्त आया और उसने मेरी भयानक हालत देखी। उसके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने रात में इस्तेमाल के लिए एक कैरोसिन लैंप किराए पर लिया था। डिपॉजिट 35 कोपेट्स था, पूरे 7 लेक्स। गॉड, मैं पूरी तरह भूल गया था। मेरे दोस्त की मदद से मैंने लैंप वापस कर दिया और रिफंड का इस्तेमाल ब्रेड और आधा लीटर सस्ती दारू खरीदने के लिए किया। ब्रेड ठंडी और नम थी, जैसे उसे पुट्टी में डुबोया गया हो। अल्कोहल थोड़ा खराब और कमजोर था, लेकिन ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना था जो मैंने खाया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मुझे आज एक नई जॉब मिल गई और कल अपने ब्रेक के दौरान मैं पास के सेंट विव कैथेड्रल में एक मोमबत्ती जलाऊंगा। सेंट विव इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च की बाइबल में मेंशन एक फीमेल एंजल थी। वो ट्रायर में शहर के गार्जियन एंजल्स में से एक थी। बाकी 2 गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी चर्च और इंटस के इतिहास की प्रमुख हस्तियां थीं। लूमियन ने उस यंग आदमी की नीली आंखों को उत्साह से चमकते हुए देखा जब वो बार की ओर बढ़ा। बारटेंडर, जो कपड़े से गिलास साफ कर रहा था, ने गोल मेज पर उस वक्ता को देखा और हंसा। चार्ली कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा बोलता रहता है। अपने मिड-30s में बारटेंडर की मुंह के चारों ओर एक पतली, गहरे भूरे रंग की दाढ़ी थी और उसी रंग के उसके बाल कलात्मक रूप से कैजुअल पोनीटेल में बंधे थे। लूमियन ने बार पर एक सीट ली और मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या वो सच बोल रहा है? कौन जानता है, बारटेंडर ने कंधे उचकाए। तुमने कहावत सुनी होगी, एक रीमियन से ज्यादा सांप पर भरोसा करना बेहतर है। चार्ली रीम से है। रीम और रिस्टन प्रोविंसेस दोनों दक्षिण से थे। उनके लहजे समान थे, लेकिन वे लैंडबर्ग के ज्यादा करीब पहाड़ी इलाके थे। लूमियन ने जोर से सोचा, मुझे नहीं लगता कि ये पूरी कहावत है। मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है। बारटेंडर की नीली आंखें मस्ती से चमक उठी जब उसने जवाब दिया, तुम सही हो। वो कहावत तुम्हारी सोच से लंबी है। एक रीमियन से ज्यादा लोएनीज पर भरोसा करो। एक रीमियन से ज्यादा सांप पर भरोसा करो, लेकिन आइलैंडर्स पर कभी भरोसा मत करो। आइलैंड्स का मतलब इंटिस के पश्चिम में फॉक्सी आर्किपेलागो से था। ये रिपब्लिक की ओवरसीज कॉलोनीज में से एक थी। आइलैंडर्स अक्सर ट्रायर में ठग और ठगने वालों की भूमिका निभाते थे।
लूमियन के आगे पूछने का इंतजार किए बिना बारटेंडर ने चार्ली पर एक मजाकिया नजर डाली, जो अभी भी बड़बड़ा रहा था, और फुसफुसाया, अगर उसने वास्तव में वो अनुभव किया है तो उसे निश्चित रूप से ये नहीं पता कि उसके कमरे में सेंट्रिफ का पोर्ट्रेट नहीं है। तो वो किसका है? लूमियन ने मजे लेते हुए पूछा। बारटेंडर अपनी हंसी दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था। चार्ली रूम 504 में रहता है। पिछला किराएदार क्वार्टियर डेला प्रिंसेस रूस की रियो डेला म्यूरल में अक्सर जाता था। कमरे में तस्वीर कुछ साल पहले ट्रायर की सबसे मशहूर वेश्याओं में से एक सुजेन मैटिस की थी। जरा सोचो। चार्ली मानता है कि वो मदद के लिए एक एंजल से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में एक वेश्या से प्रार्थना कर रहा है। वो भूख से बचने और नई जॉब पाने के लिए लकी भी महसूस करता है। कितना आयरनिक है। बिल्कुल, लूमियन सहमत हुआ। ये उसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से परे का सीन था। रियलिटी कभी कभी फिक्शन से भी अजीब होती थी। उसने फिर जोड़ा, जब तक ये काम करता है। बारटेंडर ने उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? एक गिलास फेनल एब्सिंथ। लूमियन ने अपनी उंगली से बार काउंटर को टैप किया, ये संकेत देते हुए कि वो गहरी सोच में था। यहाँ किस तरह का खाना मिलता है? डुआर शोरबा कैसा रहेगा? एक करछुल के लिए 3 लिक्स, बारटेंडर ने सुझाव दिया। 3 लिक्स 15 कोपेट्स 0.15 वर्ल्ड डीओर के बराबर थे। लूमियन को दिलचस्पी हुई। डुआर शोरबा क्या है? बारटेंडर ने लापरवाही से समझाया। एक रेस्टोरेंट के मालिक डुआर ने इसका आविष्कार किया था। उसने मांस, साउरक्रॉट और शलजम को एक साथ उबाला ताकि एक हार्दिक शोरबा बनाया जा सके। आखिर में उसने पनीर और ब्रेड के टुकड़े डाले। बस एक सर्विंग तुम्हारा पेट भर सकती है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। नतीजतन डुआर अब अमीर है और क्वार्टियर डे ला मैसेंडी ओपेरा में शिफ्ट हो गया है। लूमियन वर्तमान में ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन में था, जिसे मार्केट डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो स्ट्रेंजो नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था, जहां कई झुग्गी बस्तियां थीं। क्वार्टियर डे ला मेसेंडी ओपेरा स्ट्रेंजो नदी के उत्तरी तट पर था, एवेन्यू डू बुलेवार्ड के पास, जो रिपब्लिक के कोर एरियाज में से एक था। ट्रायर की सिटी वॉल्स में कुल 20 क्वार्टियर्स शामिल थे। सुनने में अच्छा लगा। लूमियन मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं एक लूंगा। हालांकि वो सुबह 6 बजे अपनी फिजिकल स्टेट रिस्टोर कर सकता था और भूख की चिंता नहीं करता था, खाना उन कुछ चीजों में से एक था जो उसे जीवित महसूस कराती थी। बारटेंडर ने सिर हिलाया और पूछा, लिटिल मम्मी या समर सॉल्ट? क्या? लूमियन ने अपना कंफ्यूजन नहीं छिपाया। बेपरवाह बारटेंडर ने शांति से समझाया, ये ट्रायर बार, कैफे और बियर हाउस में आम स्लैंग है। लिटिल मम्मी का मतलब है फेनल एब्सिंथ का एक छोटा शॉट। समर सॉल्ट एक डबल शॉट है। रेड टोमेटो में अनार का रस मिलाया जाता है और पुदीने के साथ इसे पैरेट कहा जाता है। ऐसे और भी बहुत हैं। दोस्त, तुम्हें अभी भी ट्रायर में बहुत कुछ सीखना है। लिटिल मम्मी ही सही। लूमियन को विदेशियों के लिए बारटेंडर की हल्की नफरत महसूस हुई, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। 7 लिक्स, बारटेंडर ने घोषणा की जब उसने एक छोटा गबलेट खोला। ये कोर्डू के ओल्ड टावन में एब्सिंथ से महंगा था, लेकिन सिटी टैक्सेस के अधीन जगहों में यह सामान्य था। जल्द ही हल्के हरे एब्सिंथ का एक गिलास, जो हिप्नोटिक रूप से चमक रहा था, लूमियन के सामने आया। उसने इसे उठाया और घूंट लिया। रिफ्रेशिंग स्वाद की हल्की सुस्त कड़वाहट फैल गई और उसके दिमाग में घुस गई। जैसे ही लूमियन वेट्रेस के डुआर शोरबा लाने का इंतजार कर रहा था, उसने बार काउंटर के पास कांच के जार, होजेस, वॉल्व, गियर और अन्य सामान का ढेर देखा। ये क्या है? उसने जिज्ञासा से बारटेंडर की ओर देखा। जैसे ही बारटेंडर ने गिलास पहुंचा, उसने लापरवाही से जवाब दिया, पिछले किराएदार द्वारा छोड़ा गया। वो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का बिलीवर है। वो हमेशा सोचता है कि उसके पास मैकेनिक्स के लिए हुनर है और उसने कई ऐसी ही चीजें जमा की हैं। वो अब कहाँ है? लूमियन ने पूछा, साथ देते हुए, भले ही वो जानता था कि जवाब सुखद नहीं होगा। बारटेंडर जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका। वो फैक्ट्री गया था और खबर है कि काम करते समय उसका ध्यान भटक गया और उसे मशीनरी में खींच लिया गया। उसका आधा हिस्सा कुचल गया था। लूमियन ने आगे पूछताछ नहीं की। वो आधे अधूरे पुर्जों की जांच करने के लिए मुड़ा और गहरी सोच में पड़ गया। कुछ सेकंड बाद उसने बार स्टूल छोड़ दिया और काउंटर के पास उकड़ू बैठ गया, ढेर के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बारटेंडर ने उसे देखा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। उसने केवल लूमियन को तब बताया जब किचन से डुआर शोरबा आया। थोड़ी देर खुद को व्यस्त रखने के बाद लूमियन बार स्टूल पर लौटा और चम्मच से हार्दिक शोरबा चखा। मांस की समृद्ध सुगंध, पनीर का स्वाद, तीखा साउरक्रॉट और शलजम की मिठास मिलकर एक अविस्मरणीय स्वाद बना रहे थे। जूस में भीगे ब्रेड क्रम्स डिश का सबसे अच्छा हिस्सा थे। लूमियन को उम्मीद नहीं थी कि 3 लिक्स की कीमत वाले सूप में मांस के कई टुकड़े शामिल होंगे। यह वास्तव में एक वयस्क का पेट भर सकता था।
एक बार जब प्लेट खाली हो गई, लूमियन ने रुमाल निकाला और अपना मुंह पोंछा। वह वापस आधे अधूरे पुर्जों के पास उकड़ू बैठा और अपना काम शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद उसने बार काउंटर पर एक मशीन रखी। मशीन के ऊपर एक कांच का जार था और उसके नीचे 2 रबर होजेस से जुड़े जटिल कंपोनेंट्स थे। लूमियन ने फिर साफ पानी का एक गिलास मांगा और बची हुई फेनल एब्सिंथ उसमें डाल दी, जिससे रंगहीन लिक्विड हल्का हरा हो गया। आखिरकार उसने कप में रबर होसेस में से एक डाला। फैशनेबल बारटेंडर, जिसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, ने ध्यान से देखा और हैरान होकर पूछा, ये क्या है? मेरा आविष्कार, लूमियन ने घोषित किया, अपनी छाती पर एक त्रिकोणीय सेक्रेड एम्बलम बनाते हुए। मैं भी गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का बिलीवर हूँ, मैकेनिकल फील्ड में कुछ प्रभावशाली उपलब्धियों के साथ। उसने फिर अपना काले दस्ताने वाला बायां हाथ बढ़ाया और मशीन की ओर इशारा किया। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मशीन है, इसके इफेक्ट्स तुम्हारी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे हैं। यह क्या कर सकती है? चार्ली, जिस पर वेश्या से प्रार्थना करने का संदेह था, बियर की बोतल और जिज्ञासु एक्सप्रेशन के साथ बार काउंटर के पास आया। लूमियन ने गंभीर और उत्साहित दोनों होकर समझाया, इसे इडियट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति की मूर्खता और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करता है। सच में? चार्ली और बारटेंडर उलझन में दिखे। लूमियन ने अपने विचार को विस्तार से बताया, इसे इस्तेमाल करना आसान है। ट्यूब में तब तक फूंक मारो जब तक कप में लिक्विड ग्लास जार में ऊपर न उठ जाए और बुलबुले न बना दे। इन बुलबुलों को देखकर हम कॉरेस्पॉन्डिंग स्टुपिडिटी या इंटेलिजेंस इंडेक्स निर्धारित कर सकते हैं। उत्सुक होकर चार्ली ने लूमियन को देखने के बाद कहा, फैसिनेटिंग। बिल्कुल जैसा कि मैं गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के एक बिलीवर से उम्मीद करूंगा। उसने खुली रबर नली उठाई और उसमें फूंक मारी। कप में हल्का हरा लिक्विड इंटरकनेक्टेड गियर्स, वॉल्व और अन्य कंपोनेंट्स के माध्यम से प्रवाहित हुआ, ऊपर कांच के जार में उठा और एक छोटा बुलबुला बनाया। ये क्या कहता है? चार्ली ने पूछा, रिजल्ट के लिए उत्सुक। लूमियन के मुंह पर एक कपटी मुस्कान आ गई। मेरे दोस्त, इस मशीन के सिद्धांत बहुत सरल हैं। जब तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि वास्तव में इसके साथ एक बुलबुला बनाओ, तभी तुम साबित करते हो कि तुम एक डम इडियट हो। चार्ली का एक्सप्रेशन जम गया, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसके बगल में बारटेंडर हंसा। एक्सीलेंट प्रैंक, वो चिल्लाया, वास्तव में प्रभावित होकर। लूमियन चार्ली को देखकर मुस्कुराया, विस्फोट का इंतजार कर रहा था। कुछ तनावपूर्ण सेकंड के बाद चार्ली ने अपना गुस्सा निगल लिया और उन पैटर्न्स की ओर मुड़ा जो उसकी कहानी सुन रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो मैंने क्या खोजा है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग मशीन। ये आपका इंटेलिजेंस इंडेक्स टेस्ट कर सकती है। चैप्टर 113, टेनेंट्स। तुम कितने दिलचस्प इंसान हो। नशे में धुत चार्ली ने लूमियन के कंधे पर अपना हाथ रख दिया जब वे शोर शराबे वाले बार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। अंदर लगभग 20 लोग गा रहे थे, जुआ खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, अपने दबे हुए इमोशंस को बाहर निकाल रहे थे। ऐसे पलों में वे कम मजदूरी पर काम करने वाले कंगाल नहीं, बल्कि राजा और रानियों जैसे लग रहे थे। मुझे लगा कि तुम उनके साथ बिली भी खेलोगे। लूमियन ने अपना हाथ चार्ली की पीठ पर रखा और मुस्कुराया जब वे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। बिली बी ट्रायर में एक लोकप्रिय जुआ का खेल था, जिसे लूमियन ने हाल ही में सीखा था। ट्रायर के लोगों के पसंदीदा फाइटिंग ईविल के उलट बिली बी के लिए केवल कागज के एक टुकड़े की जरूरत होती थी। खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर डीलर वर्गों स्क्वायर्स का एक ग्रिड बनाता था, जो 9 से 64 तक हो सकता था। हर वर्ग को एक नंबर दिया जाता था, जिससे पार्टिसिपेंट्स अपनी शर्त लगा सकें। फिर डीलर लॉटरी निकालकर, सिक्के उछालकर या पासा फेंककर एक लकी नंबर तय करता था। जीतने वाला पूरा पॉट ले जाता था। अगर कोई नहीं जीतता, तो पैसा डीलर के पास चला जाता था। ऑबर्स डू कोक डोरे के अंडरग्राउंड बार के ग्राहक या तो लोकल थे या आसपास के गरीब लोग। उनके पर्स पतले थे, इसलिए वे कैश के बजाय मुख्य रूप से शराब की शर्त लगाते थे। उदाहरण के लिए, बिली बी का एक खेल विनर को केवल एक गिलास शराब का इनाम दे सकता था, जो सबके जमा किए हुए पैसों से खरीदी गई हो। चार्ली ने एक लंबी डकार ली। मुझे इस हफ्ते की सैलरी नहीं मिली है, ज्यादा खर्चीला नहीं बन सकता। वो लूमियन की ओर मुड़ा, उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। क्या तुम्हें पता है, मैं अब क्वार्टियर डेज थर्म्स में रियू न्यूव पर स्थित होटल डू सिग्न ब्लैंक में एक अप्रेंटिस अटेंडेंट हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे सफेद शर्ट, लाल बनियान और काला सूट पहनने को मिलता है। मैं एक शानदार बो बांधूंगा और महीने के 65 वर्ल्ड ईयर कमाऊंगा। जब मैं फुल अटेंडेंट बन जाऊंगा, तो मैंने सुना है कि पीक सीजन के दौरान मैं केवल टिप्स में एक दिन में 7 वर्ल्ड ईयर कमा सकता हूँ। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं अपना खुद का मोटल खोलूंगा, नहीं एक होटल। जब समय आएगा, मैं तुम्हें एक अटेंडेंट फोरमैन के रूप में काम पर रखूंगा। वो झटका जर्क बस अपने टेलकोट में घूमता है, कमियां निकालता है और महीने के 150 वर्ल्ड ईयर कमाता है।
अप्रेंटिस अटेंडेंट मैनुअल मजदूरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। लूमियन से शराब की बू आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। उसने लगभग न के बराबर सिर हिलाया। उसे याद आया कि साल की शुरुआत में उसने अपनी स्टडी में एक अखबार पढ़ा था जिसमें दावा किया गया था कि ट्राय के मजदूर सालाना लगभग 700 वर्ल्ड डीओर कमाते हैं। उस समय लूमियन के पास उस आंकड़े का कोई स्पष्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये बहुत ज्यादा था या बहुत कम। एक आवारा वेग्रेंट के रूप में उसे केवल इस बात की चिंता थी कि उसे हर दिन कितना खाना मिल सकता है और क्या दयालु लोग उसे कुछ पैसे दे सकते हैं। कोडू ग्रामीणों की आय मुख्य रूप से सामानों गुड्स में थी, इसलिए वो विशिष्ट कीमतों और विभिन्न बैंकनोट्स की वैल्यू को समझता था, लेकिन उसके पास व्यापक समझ की कमी थी। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि औरोर की आय बहुत अधिक थी, इसलिए वो शायद ही कभी परिवार के वित्त के बारे में चिंता करता था। जहां तक लूमियन जानता था, औरोर की शोहरत उसे किताबों की बिक्री और कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से काफी अच्छी आय दिलाती थी। पिछले साल की रॉयल्टी लगभग 130,000 वर्ल्ड डीओर के करीब थी। हालांकि औरोर जितना कमाती थी उतना ही खर्च भी कर देती थी। मंत्र, सामग्री और आर्केन नॉलेज उसके अधिकांश खर्चों का कारण थे। वो शायद कर्ली हेयर्ड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के संघर्षरत सदस्यों का समर्थन कर रही थी या सरकार या चर्च द्वारा चलाए जाने वाले चैरिटी में दान दे रही थी। फिर भी जिस बात ने लूमियन को हैरान किया वो थी कोडू छोड़ते समय घर पर डिपॉजिट स्लिप की अनुपस्थिति। वो अच्छी तरह जानता था कि औरोर बचत करने वाली थी। बड़ा खर्च करना केवल तभी संभव था क्योंकि उसने सूचित बैंक और अन्य संस्थानों में काफी नकदी जमा कर रखी थी। एक पल के लिए लूमियन को शक हुआ कि गुइलियम बेनेट के गिरोह ने इसे छीन लिया था, जब उसका और उसकी बहन का उपयोग बलिदान या वाहिकाओं वेसल्स के रूप में किया जा रहा था। जैसे ही लूमियन और चार्ली एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़े, एक दर्दनाक चीख हवा में गूंज उठी। तुम कमीने, बास्टर्ड! बैंग! एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे विलाप की आवाज दब गई और दालान में केवल गूंज रह गई। एक कड़क काले टेलकोट में एक आकृति हॉल के दूसरे छोर से सीढ़ियों के पास आई। वो एक युवा आदमी था, लगभग चार्ली की उम्र का। उसके भूरे पीले बाल 30-70 की मांग पार्टिंग में स्टाइल किए गए थे और उसकी गहरी भूरी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसके पतले होंठ कसकर एक साथ दबे हुए थे। काफी हैंडसम। उसने अपने हाथ में एक काली टॉप हैट पकड़ रखी थी और वो ऑबर्ज डू कोक डोरे के बजाय किसी हाई सोसाइटी पार्टी का हिस्सा ज्यादा लग रहा था। आदमी की चीख के बाद एक औरत की आवाज आई जो दर्द और निराशा से भारी थी। जैसे ही चार्ली ने उस आदमी को सीढ़ियों से नीचे गायब होते देखा, उसका लाल चेहरा गुस्से से मुड़ गया। क्या कमीना है? तुम उसे जानते हो? लूमियन अभी भी अपने पड़ोसियों के बारे में चिंतित था। आखिरकार वो यहाँ कुछ समय के लिए रह सकता था। वो अपने आसपास के माहौल के बारे में जितना ज्यादा जानता, वो उतना ही सुरक्षित रहता। चार्ली ने ताना मारा, वो लॉरेंट है, कमरा 201 से मिसेज लागजान का बेटा। मिसेज लागजान दिन में 16 घंटे मोजे रफू करने और सभी प्रकार की चीजें बनाने में कड़ी मेहनत करती हैं ताकि उस कमीने का खर्चा उठा सकें। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है और फैंसी कैफे में उसके पैसे खर्च करता है, ये दावा करते हुए कि वो बड़ा बनने के अवसर खोजने के लिए हाई सोसाइटी के साथ घुल मिल रहा है। वो सोचता है कि वो बहुत टैलेंटेड है। इससे पहले कि चार्ली अपनी बात पूरी कर पाता, पास में ही एक आदमी और औरत के बीच एक और तीखी बहस छिड़ गई। वे एक दूसरे पर गालियां बरसा रहे थे। तीसरी मंजिल पर एक कपल है जो घर से भाग गया था। जब वे लगभग कंगाल हो जाते हैं तो वे हर दिन ऐसे ही होते हैं। चार्ली ने अपनी जीभ क्लिक की और मुस्कुराया। मेरे दोस्त, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ये मार्केट डिस्ट्रिक्ट है, रियो अनार्की, ऑबर्स डू कोक डोरे। हमारे पास गंभीर रूप से बीमार, दिवालिया, ठगी करने वाले फेरी वाले, विदेशी जो कभी सराय नहीं छोड़ते और केवल नीचे पीते हैं, कंगाल स्ट्रीट गर्ल्स, पागल जो घबराहट में जागते हैं, बेरोजगार राजमिस्त्री, वेटरन्स, कंजूस बूढ़े आदमी और वांटेड अपराधी हैं। उन सभी को मिस्टर आइव का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वे इतने उदार हैं। जब तक वे किराए पर डिफॉल्ट नहीं करते, वो काफी माफ करने वाले हैं। मिस्टर आइव, सराय का मालिक, इनकीपर, वो कंजूस जिसका जिक्र मैडम फेल्स ने किया था। लूमियन ने पूछताछ की। चार्ली मुस्कुराया और जवाब दिया, वही है, एक दयालु लेकिन कंजूस व्यक्ति। वो यहाँ तक कि सभी को मुफ्त सल्फर भी देता है। बर्प, मैंने मिस्टर आइव को कुछ दिनों से नहीं देखा है। मैं वास्तव में चिंतित हूँ कि वो रियो डेला म्यूरल या क्वार्टियर डेला प्रिंसेस रूस को संरक्षण देने के बजाय रियो अनार्की पर किसी रैंडम महिला के पास जाकर कुछ कॉपेट्स पैसे बचाने की कोशिश करेगा और कोई गंदी बीमारी पकड़ लेगा। जैसे ही वो बोला, चार्ली ने अपना हाथ लहराया। सीएल बर्प, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे कल सुबह 6 बजे निकलना है और 7 बजे तक होटल पहुंचना है। बर्प, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो मुझे बताना।
मैं तुम्हें हमारे होटल में एक अप्रेंटिस से मिलवा दूंगा। तुम महीने के 50 वर्ल्डी और कमा सकते हो। अगर तुम काफी समय तक टिके रहे तो तुम 75 कमा सकते हो। साथ ही मुफ्त खाना है, हमें हर रात 1 लीटर वाइन भी मिलती है। ठीक है। लूमियन मुस्कुराया जब उसने चार्ली को सीढ़ियां चढ़ते देखा। उसी समय वो अपने आप से बुदबुदाया, साधारण प्रोवोकेशन पोषण के डाइजेशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। उसने सभी को भड़काने के लिए बार में इडियट इंस्ट्रूमेंट असेंबल किया था। नतीजा सफल रहा, लेकिन इससे पोषण का डाइजेशन आगे नहीं बढ़ा। डारियत से ट्रायर तक की अपनी यात्रा के दौरान लूमियन ने अक्सर दूसरों को उकसाया। कभी कभी उसे पोषण डाइजेस्ट होता महसूस हुआ, लेकिन ज्यादातर समय उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर उसे अभिनय करने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिला तो उसे संदेह था कि प्रोवोकर पोषण को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में कम से कम 1 साल लगेगा। वापस कमरा 207 की ओर बढ़ते हुए लूमियन को ऊपर से खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने एक औरत को अपने प्रेमी को डांटते हुए सुना। उसे आलसी और कचरा कह रही थी। गोलियों की आवाज गूंजी, जिसके बाद बाहर किसी का पीछा करते हुए एक समूह की आवाज आई। ये ऑबर्ज डू कोक डोरे और र्यू अनार्की का जीवन था। चार्ली ने कहा था कि पुलिस भी रात में यहाँ अकेले चलने की हिम्मत नहीं करेगी। उन्हें अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक साथी की जरूरत होती थी। पीतल की चाबी निकालते हुए लूमियन ने दरवाजा खोला और वापस अपने कमरे में कदम रखा। खटमलों को शायद कुछ आभास हो गया था और वे दूर रहे। लूमियन ने सल्फर को सूंघा और ऊपर देखा। खिड़की के पास लकड़ी की मेज पर चुपचाप एक पत्र पड़ा था। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और मुड़े हुए कागज के टुकड़े को उठाया। मैडम मैजिशियन का जवाब, लूमियन ने सोचा, पत्र को खोलते हुए और खिड़की से आ रही क्रिम्सन चांदनी के नीचे उसे पढ़ते हुए। मुझे खुशी है कि तुम बिना किसी समस्या के ट्रायर पहुंच गए। ये दिखाता है कि तुमने पकड़े जाने से बचने की बेसिक तकनीक में महारत हासिल कर ली है और समाज के अंधेरे हिस्सों, डार्क अंडरबेली को नेविगेट करने का अपना अनुभव वापस पा लिया है। इस रविवार दोपहर 3:30 बजे एक साइकोलॉजिस्ट क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक में स्थित मैसन कैफे के बूथ डी में तुम्हारा इलाज करेगा। अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मिशन क्वार्टियर डे एल ऑब्जर्वेटोरे में कैटाकॉम्स के पास जाना है और ओस्टा ट्रूल नाम के एक आदमी को ढूंढना है। वह अक्सर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ठगने के लिए वॉरलॉक होने का नाटक करता है। किसी भी तरह से ओस्टा ट्रूल का भरोसा जीतो और सही समय आने पर अपनी शक्तियों का खुलासा करो। क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक और क्वार्टियर डे एल ऑब्जर्वेटोरे ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के पश्चिम में थे, एक दूसरे से सटे हुए। पहला दक्षिण में आगे था, जबकि बाद वाला उत्तर के करीब था, ठीक स्ट्रेंजो नदी के पास। लूमियन ने मैडम मैजिशियन के जवाब को बार बार पढ़ा, प्रासंगिक स्थानों, समय और नामों को याद करते हुए। फिर उसने माचिस जलाई और इंटीशियन स्क्रिप्ट वाले कागज को जला दिया। ये सब करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए नजदीकी वॉशरूम की ओर बढ़ा। बाद में उसने फॉलन मरकरी निकाला, काले कपड़े में लपेटा, अपना कोट हटाया और बिस्तर पर लेट गया। खटमलों से भरी छत उसकी नजरों से मिली और कमरे में खांसने, रोने और बहस करने की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। जल्द ही घर से भागे हुए जोड़े ने एक जोशीले और जोरदार व्यायाम एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी सुलह की घोषणा की, जिसके साथ बेहिचक कराहने की आवाजें थीं। बाहर सड़क पर कुछ कर्कश आवाजें अश्लील गाने गा रही थीं, जिनके बीच बीच में गोलियों की आवाजें, गालियां, डंडों के टकराने की आवाज और मांस को चीरने वाले धारदार हथियारों की आवाज आ रही थी। कोडू की तुलना में यहाँ की रातें शांत होने से कोसों दूर थीं। चैप्टर 114 लाइफ एक्सपीरियंस। मई की शुरुआत में सुबह के वक्त आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। ढलते हुए क्रिम्सन मून और बिखरे हुए सितारों की हल्की रोशनी से बस इतना उजाला हो रहा था कि आसपास के साए दिखाई दे सकें। लूमियन जल्दी उठ गया और तैयार हुआ। उसने पिछले दिन वाले फॉर्मल कपड़े और एक चौड़ी किनार वाली टॉप हैट पहनी। उसने खिड़की के कांच में, जो शीशे का काम कर रहा था, अपनी परछाई देखकर मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, ऊपर से किसी के तेजी से चलने के कदमों की आवाज गूंजी। जल्द ही चार्ली दिखाई दिया। उसने अभी भी वही लिनन शर्ट, काले ट्राउजर्स और बिना फीते वाले लेदर के जूते पहने हुए थे। उसका लाल चेहरा अब थोड़ा पीला पड़ गया था और उसकी छोटी नीली आंखें साफ तौर पर थकान बयान कर रही थीं। गुड मॉर्निंग सीएल, चार्ली ने बड़े उत्साह के साथ लूमियन को विश किया। वो काफी पंप्ड लग रहा था। क्या तुम्हें बहुत पहले नहीं निकल जाना चाहिए था? लूमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो खुद तो बस तैयार होने के लिए ही उठा था जब उसने कैथीड्रल की घड़ी में 6 बजने की आवाज सुनी थी। चार्ली को तब तक निकल जाना चाहिए था। चार्ली ने अपना सिर झुकाया और अपने कपड़े ठीक करते हुए बुदबुदाया। मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी और एक बहुत खूबसूरत सपना देखा। मेरा जागने का मन ही नहीं कर रहा था। बातचीत करते हुए दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। वे उस गंदे और कम रोशनी वाले हॉल से होते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़े जहां सितारों की रोशनी चमक रही थी।
एक बुजुर्ग जोड़ा जिनके बाल सफेद थे और वे थोड़े झुके हुए थे, उन्होंने दरवाजा खोला। 60 के दशक में वे दोनों छोटे कद के थे। आदमी मुश्किल से 1.65 मीटर्स लंबा था और औरत उससे भी छोटी थी। उनकी डार्क जैकेट और पीले रंग की ड्रेसेस फटी हुई और तेल के दागों से भरी थीं। ये कौन है? लुमियन को उम्मीद थी कि सुबह दरवाजा खोलने के लिए मदाम फेल्स या उस कंजूस मोटेल मालिक मिस्टर आइव मौजूद होंगे। चार्ली ने बिना रुके आराम से समझाया, मिस्टर रूर और मदाम मिशेल, ये वही धोखेबाज हैं जिनका मैंने कल जिक्र किया था। ये टूरिस्ट को चीजें खरीदने के नाम पर स्कैम करते हैं। वे रोज जल्दी उठते हैं और मदाम मिशेल उनसे सराय का दरवाजा खुलवाती हैं। बदले में वो उनके कमरे में होने वाली गंदगी और बदबू को अनदेखा कर देती हैं। क्या तुम यकीन कर सकते हो? जब से मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने अपने कपड़े नहीं बदले हैं। 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने। कोई ताज्जुब नहीं कि यहाँ इतनी गंदगी है। लुमियन को अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो एक वैगाबॉन्ड था, लेकिन औरोर की साफ सफाई की आदत की वजह से उसे अभी भी चिढ़ हो रही थी। चार्ली तेजी से ऑबर्ज डू कॉकडोर से बाहर निकला और हैरान होकर पूछा, सीएल, तुम भी इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? जैसे ही उन्होंने सड़क पर कदम रखा, उनके सामने एक हलचल भरा नजारा सामने आया। अनगिनत वर्कर्स, क्लर्क्स और मजदूर अपने ग्रे, नीले, काले और भूरे कपड़ों में तेजी से जा रहे थे। कभी कभी सड़क किनारे के वेंडर्स से खाना खरीदने के लिए रुकते थे। कुछ औरतें लकड़ी की टोकरियां लिए हुए बड़े आराम से चल रही थीं। वे अलग अलग वेंडर्स के बीच घूम रही थीं और चीजों के दाम और क्वालिटी देख रही थीं। रू एनर्जी के दोनों तरफ फेरी वालों की लाइन लगी थी जिन्होंने आधी सड़क घेर रखी थी और बस इतनी जगह छोड़ी थी कि एक बग्गी निकल सके। वे ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, विस्की सावर, एप्पल विस्की सावर, 2 लिक्स अ लीटर। बॉन्डी के तालाब की ताजी मछलियां, ताजी कॉड और हेरिंग, आओ और देखो। अनियन ब्रेड, 1 लिक, जस्ट 1 लिक। नमकीन मांस, स्वादिष्ट सॉल्टेड मीट, लून से मंगवाए गए साबुन और विग्स। बच्चों के लिए रिफ्रेशिंग सोडा की बोतल खरीदो। हॉट सॉस, सोयाबीन पेस्ट, स्कैलियंस, वाटर सेलरी। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। रू एनर्जी के शोर और एनर्जी को महसूस करते हुए लुमियन चार्ली की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। मैं अभी ट्रायर आया हूं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा घूम लूं और देखूं कि क्या मुझे कोई ठीक ठाक जॉब मिल सकती है। एक हंटर होने के नाते उसके लिए उस इलाके से वाकिफ होना जरूरी था जहां वो बार बार जाने वाला था और उसकी बारीकियों को समझना भी। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो ढलने में बहुत देर हो जाएगी। चार्ली ने समझदारी से सिर हिलाया। उसने जोश के साथ कहा, तुम रू दे ब्लूजे ब्लॉन्श में अपनी किस्मत आजमा सकते हो। ये लेमार्श डू जेंटलमैन और स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन के बीच में है। कई मोटल, होटल और रेस्टोरेंट मैनेजर्स वहां के कैफे में बैठकर बातचीत करना पसंद करते हैं। वे वहां बर्तन धोने वाले, फर्श साफ करने वाले, वॉशरूम अटेंडेंट और हेल्पर हायर करने के मौके ढूंढते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो कैफे के वेटर्स को ड्रिंक पिलाना याद रखना। वे तुम्हें सही इंसान से मिलवाएंगे और तुम्हें एक बेहतर नौकरी का मौका दिलाएंगे। लुमियन के जवाब का इंतजार किए बिना चार्ली ने अपनी अक्ल की बात शेयर की। तुम्हें अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देना चाहिए। वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ। बोलते हुए उसने अपने हाथ उठाए और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे, जैसे कोई असली थप्पड़ हो पर कम जोर से। जल्द ही चार्ली के पीले चेहरे पर वापस लालिमा आ गई। देखो देखो, उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए गर्व से कहा, क्या मैं अब ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रहा? वे मैनेजर्स ऐसे किसी को काम पर नहीं रखना चाहते जो बहुत गरीब और बीमार दिखे। उन्हें लगता है कि इससे परेशानी होगी। वे या तो तुम्हें ढंग की नौकरी नहीं देंगे या तुम्हारी सैलरी काट लेंगे। अगर तुम कैफे में घुसने से पहले मेरी तरह ऐसा करोगे तो तुम ऐसे लगोगे जैसे तुम्हारे पास सोने की जगह और नाश्ते के पैसे हैं। लेकिन इसे बहुत जल्दी करना काम नहीं आएगा, क्योंकि ये लालिमा धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। नौकरी ढूंढने की ये चालाकी लुमियन के लिए नई थी, जो पहले एक वैगाबॉन्ड रह चुका था। उसे ये बहुत दिलचस्प लगा। वह मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। मेरे पास अभी भी एक जगह किराए पर लेने और पेट भरने के लिए काफी पैसे हैं। मुझे अभी ये करने की जरूरत नहीं है, पर क्या पता भविष्य में इसकी जरूरत पड़ जाए। उसने जानबूझकर ये बात नहीं छिपाई कि उसके पास अभी भी काफी मात्रा में वर्ल्ड डी डॉशो हैं। क्या पता कोई उदार आत्मा एक और रकम दान करने को तैयार हो जाए। चार्ली ने अपनी समझ जाहिर की और पास के एक वेंडर से ऑनियन ब्रेड खरीदने के लिए 5 कॉपेट की कीमत के तांबे के सिक्के निकाले। लुमियन को एक जानी पहचानी सी भावना महसूस हुई। सड़कों पर रहने के दौरान अगर वो पैसे जुटा पाता था तो उसकी पहली पसंद अनियन ब्रेड ही होती थी। ये सस्ता था और प्याज की खुशबू काफी देर तक रहती थी, जिससे ऐसा भ्रम होता था कि अभी अभी एक भरपेट खाना खाया है। लुमियन ने भी नाश्ते के लिए अनियन ब्रेड खरीदा।
चार्ली के साथ वे कई वेंडर्स के बीच से निकले और रू एनर्जी से बाहर आ गए। मुझे यहाँ की सुबह बहुत पसंद है। चार्ली ने पीछे मुड़कर देखा और अपने सिग्नेचर जोश के साथ आह भरी। वे गैंगस्टर जो नर्क में सड़ने के लायक हैं, इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। वे इस लुभावनी फुर्ती को खत्म नहीं कर सकते। फिर उसने लुमियन की तरफ हाथ हिलाया। मुझे सबवे पकड़नी होगी, वरना आज मुझे देर हो जाएगी। वो कमबख्त फॉरमैन पक्का मेरी सैलरी काट लेगा। चार्ली को अलविदा कहने के बाद लुमियन रू एनर्जी के आसपास घूमने लगा और एक जिज्ञासु टूरिस्ट की तरह इलाके को एक्सप्लोर करने लगा। लेमार्श डू जेंटलमैन स्ट्रेंजो नदी के दक्षिणी किनारे पर ट्रायर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था, जिसे आधिकारिक तौर पर क्वार्टियर 13 कहा जाता था। ट्रायर में कई इलाके थे जिनके नाम नंबरों पर थे और हर एक की अपनी ऐतिहासिक और खास पहचान थी। यहाँ तक कि अधिकारी भी कभी कभी इन बोलचाल वाले नामों का इस्तेमाल करते थे। इस जिले को इसका नाम लेमार्श डू जेंटलमैन से मिला था। स्ट्रेंजो नदी के करीब होने की वजह से वहाँ एक सुहित स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन था, जो दक्षिणी इंटिस से आने वाले यात्रियों की सेवा करता था। मार्केट और स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन से घिरा हुआ, इसकी कई सड़कें खतरनाक रूप से असुरक्षित और गरीब निवासियों से भरी हुई थीं। ये ट्रायर के स्लम्स में से एक था। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में स्ट्रेंजो नदी के दक्षिणी किनारे पर क्वार्टियर 5 स्थित था, जिसे क्वार्टियर डे ला कैथेड्रल कमेमोरेटिव कहा जाता था। ट्रायर नॉर्मल कॉलेज, ट्रायर हायर माइनिंग कॉलेज और इंटिस एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स सब यहीं स्थित थे। शहर के उत्तर पूर्व में स्ट्रेंजो नदी के उत्तरी किनारे पर क्वार्टियर 12 था, जिसे नोएल क्वार्टियर के नाम से जाना जाता था। वहाँ वेटरन्स होम, वुंडेड सोल्जर्स हॉस्पिटल और कई बड़ी मेडिकल सुविधाएं थीं। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के उत्तर पश्चिम में क्वार्टियर 6 था, क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वाटोर, जहाँ लुमियन ने बाद में जाने का प्लान बनाया था। वहाँ कैटाकोम्स का मुख्य प्रवेश द्वार था। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण पश्चिम में क्वार्टियर 14 था, जिसे क्वार्टियर डू जार्डन बोटानी कहा जाता था। रविवार को लुमियन का मेसन कैफे में एक साइकोलॉजिस्ट के साथ इलाज तय था। इस इलाके को बड़े कारखानों की वजह से क्वार्टियर डू सॉन्स क्यूलॉट्स भी कहा जाता था। और इस तरह लुमियन ने लगभग पूरी सुबह लेमार्श डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन की गलियों को नापने में बिता दी। जैसे ही दोपहर करीब आई, लुमियन सुहित ट्रेन स्टेशन के पास वापस लौटा। उसका इरादा कैटाकॉम्स में नकली वर्डलॉक, ऑस्टा ट्रूल को ढूंढने जाने से पहले लंच करने का था। चलते हुए लुमियन की नजर उसी जोड़े रूर और मिशेल पर पड़ी, जो ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर में ही रहते थे। वे पेपर बैग्स में लिपटे सामान के पैकेट उन लोगों के ग्रुप को बेच रहे थे जो विदेशी लग रहे थे। जैसे ही लुमियन करीब आया, सफेद बालों वाले और झुर्रियों वाले रूर ने उसकी तरफ झुककर अपनी आवाज धीमी की। क्या आपको स्ट्रीट मेट्रेस डैटेलिए की फोटोज चाहिए? एक स्ट्रीट मेट्रेस डैटेलिए क्या होती है? लुमियन ने अपनी उलझन या रूर की बदबू से होने वाली घिन को नहीं छिपाया। रूर ने अपने हाथ में पकड़े पतले पेपर बैग को लहराया और फुसफुसाया। ट्रायर में जो खूबसूरत लड़कियां पेंटर्स के लिए मॉडलिंग करती हैं, उन्हें मेट्रेस डैटेलिए कहा जाता है। कैमरों और फोटोग्राफर्स के आने के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इनमें से कुछ फोटोज पेंटर्स को रेफरेंस के तौर पर बेची जाती हैं, जबकि बाकी। रूर ने एक चालाकी भरी मुस्कान दी और अपने हाथ में पेपर बैग फिर से हिलाया। 4 लिक्स प्रति बैग, अंदर 2 फोटोज के साथ। दूसरे लोग इन्हें 10 लिक्स से ज्यादा में बेचते हैं। लुमियन हंस पड़ा। मिस्टर रूर, मडाम मिशेल, क्या यही वो सुवेनिर है जो आप टूरिस्ट को बेचते हैं? लुमियन को उनका नाम लेते सुनकर रूर और मिशेल के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। वे भागने के लिए घूमे, लेकिन लुमियन उनसे ज्यादा फुर्तीला था और उसने रूर के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। मिशेल, जो भीड़ के बीच से रास्ता बना चुकी थी, उसने देखा कि उसका पति साथ नहीं दे पाया और वो वापस आ गई। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। मैं भी ऑबर्ज डू कॉक डोर में रहता हूँ। मेरा नाम सियल है, लुमियन ने अपना परिचय दिया। आखिरकार ये जानकर कि लुमियन उन्हें कैसे जानता था, उस जोड़े ने राहत की सांस ली और उसकी तरफ विनती भरी नजरों से देखा। क्या बात है मिस्टर सियल? तुम किस तरह की फोटोज बेच रहे हो? लुमियन ने जिज्ञासा से पूछा। रूर ने डरते हुए जवाब दिया। स्ट्रेंजो नदी के प्राकृतिक नज़ारे, साथ ही ट्रायर के महलों और किलों की तस्वीरें। कोई तुम्हारे लिए परेशानी तो खड़ी नहीं कर रहा? लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। रूर ने थूक गटका और कहा, जो लोग इन्हें खरीदते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे इन्हें तुरंत खोलें या बाद में हमारा सामना करें। वे शर्मिंदा महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आप लैंडस्केप फोटोज बेचते हैं तो कोई पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। लुमियन ने सिर हिलाया। क्या वाकई कोई स्ट्रीट मेट्रेस डॉटेलिए बेचता है? हाँ, रूर ने कंफर्म किया। पिछले महीने पुलिस ने फोटोग्राफर्स और आर्ट डीलर्स के एक ग्रुप को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा फोटोज जब्त की हैं। काश वे हमें दे देते। कौन जानता है कि हम उन्हें कितने में बेच सकते थे। मडाम मिशेल ने भी, जिनका चेहरा झुर्रियों वाला और शरीर झुका हुआ था, बुदबुदाते हुए कहा, पहले हमारी सराय में एक मॉडल रुकी हुई थी
लेकिन वो पिछले कुछ समय से दिखाई नहीं दी। शायद वो किसी पेंटर की रखैल बन गई, या शायद उसे पकड़ लिया गया ताकि वो स्ट्रीट मेट्रेस डाटेलिए बन सके। ऑबर्ज डू कॉकडोर में वाकई तरह तरह के मेहमान रहते थे। लुमियन ने दिलचस्पी के साथ पूछा, विदेशी लोगों को बेवकूफ बनाकर तुम एक हफ्ते में कितना कमा लेते हो? हम उन्हें बहुत सस्ता बेचते हैं, करीब 10 वर्ल्ड डियोर। रूर ने अपनी नजरें चुराते हुए जवाब दिया। देखने से तो ये 10 वर्ल्ड डियोर से ज्यादा लगता था, पर बहुत ज्यादा नहीं। मैं इसे 12 वर्ल्ड डियोर मानूंगा, जो कि 1200 कॉपेट या 240 लिक्स होते हैं। हर हफ्ते 60 बेवकूफ इनके झांसे में आ जाते हैं। लुमियन ने वहां मौजूद लोगों की औसत अक्ल के प्रति अपनी नफरत जाहिर की। जहां तक रूर और मिशेल की बात थी, वे दूसरों को धोखा देने के लिए बड़ा रिस्क लेते थे। फिर भी वे महीने में सिर्फ 50 वर्ल्ड डियोर ही कमा पाते थे, जो किसी हेल्पर या मजदूर से भी बहुत कम था। उनके थोड़े झुके हुए शरीर और झुर्रियों वाले चेहरों को देखकर लुमियन समझ गया कि ऐसा नहीं था कि वे बेहतर पैसे वाली ईमानदारी की नौकरी नहीं करना चाहते थे, बल्कि बात यह थी कि वे उन नौकरियों को संभाल ही नहीं सकते थे। हाथ के एक इशारे के साथ वो सुहित स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन से निकला और उत्तर पश्चिम की ओर क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटवार की तरफ चल दिया। चैप्टर 115 लेजेंड। कैटाकॉम्स का मेन एंट्रेंस प्लेस डू पुर्गाटवार में छिपा हुआ था, जो इंटिजियन ऑब्जर्वेटरी के पास था। प्रवेश द्वार को घेरने वाला स्ट्रक्चर बड़े पिलर्स के सहारे खड़ा था, जिसके ऊपर एक डोम था और उस पर बारीकी से पत्थर की नक्काशी की गई थी, जो एक छोटे मेमोरियल हॉल या किसी विशाल मकबरे के आधार जैसा लग रहा था। जब लुमियन करीब पहुंचा तो उसने देखा कि सीढ़ियों के पास 20 से 30 लोगों की भीड़ पहले से ही जमा थी। उनके कपड़े अलग अलग थे, लेकिन ज्यादातर पुरुष और महिलाएं औपचारिक कपड़ों में थे। 30 के दशक का एक आदमी, जिसने नीली वेस्ट, पीले पैंट्स और घनी दाढ़ी रखी हुई थी, भीड़ के सामने खड़ा था। उसके भूरे घुंघराले बाल उसकी उठी हुई आंखों को घेर रहे थे, और उसने हाथ में एक बिना जली हुई लोहे जैसी काली कार्बाइड लैंप पकड़ी हुई थी। जमा हुए ग्रुप को संबोधित करते हुए उसने जोर से ऐलान किया, मैं कैंडल हूँ, कैटाकॉम्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक। आज मैं ऑश्वरी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा। क्या सबके पास सफेद मोमबत्ती है? यदि नहीं, तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। टूरिस्ट्स? लुमियन की नजरें कैंडल के पीछे पत्थर की सीढ़ियों पर पड़ी। वे सीढ़ियां घने अंधेरे में उतर रही थीं, जिनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कैंडल के पास एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था, जिसके आधे हिस्से पर सोने में सन सीक्रेट एम्बलम बना था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा भाप, लीवर, गियर और अन्य प्रतीकों वाली एक जटिल ट्रायंगल नक्काशी से सजा था। पुष्टि मिलने पर कैंडल ने अपनी कार्बाइड लैंप जलाई और ग्रुप को नीचे गहराई में ले गया। टूरिस्ट उसके पीछे पीछे चलने लगे, जिनमें से कुछ ने लालटेन ले रखी थी। लुमियन 4 से 5 मीटर की दूरी बनाकर पीछे चला। रमेश से ली हुई कार्बाइड लैंप को थामे हुए वो स्थिर गति से सीढ़ियों से नीचे उतरा। अपनी बियॉन्डर इन्हांस्ड हियरिंग की बदौलत लुमियन को सामने से कैंडल की दी जा रही जानकारी आसानी से सुनाई दे रही थी। 138 कदमों के बाद आप खुद को ट्रायर की सड़कों से 26 मीटर नीचे पाएंगे, जो ट्रायर के निवासियों की लगभग 50 पीढ़ियों के अवशेषों से घिरा हुआ है। ये एक रूढ़िवादी अनुमान है। सच तो यह है कि इनमें से कुछ ऑश्वेरीज का इतिहास पिछली सदी तक देखा जा सकता है। 47 साल पहले सिमटियर डेज इनोसेंट या सिमटियर देस प्रीट्रेस में मृतकों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। सफेद हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और बदबू ने आसपास के निवासियों को रोजाना विरोध करने पर मजबूर कर दिया, जिससे कब्रिस्तान को स्थानांतरित करने की मांग उठी। आखिरकार सिटी हॉल ने भूमिगत होने का विकल्प चुना। उन्होंने फोर्थ ईपॉक की कब्रों और पास की भूमिगत खदानों का उपयोग करके एक विशाल मकबरा बनाया। आज आप इसके केवल एक अंश का दौरा करेंगे। कैंडल की आवाज शांत, कभी न खत्म होने वाली सीढ़ियों में गूंज रही थी, जिससे माहौल में एक अजीब सा डर भर गया था। जैसे ही लुमियन नीचे की ओर बढ़ता गया, पत्थर के खंभों और दीवारों वाली एक राह दिखाई देने लगी। ये रास्ता अन्य भूमिगत क्षेत्रों के विपरीत अच्छी तरह से बना हुआ था और अक्सर इसकी मरम्मत की जाती थी। ये चिकना, चौड़ा और अजीब तरह से डरावना था। गलियारे में कभी कभी बर्फीली हवा का झोंका आता था। रास्ते में रणनीतिक रूप से गैस लैंप्स रखी गई थीं, जो एक हल्की पीली रोशनी बिखेर रही थी, जिससे साए उजाले के साथ मिलकर अंधेरे में फैल रहे थे। नीली वेस्ट पहने कैंडल ने विजिटर्स को एक बार फिर चेतावनी दी, पास रहें और इधर उधर न भटकें। ऐसे अनगिनत भूमिगत इलाके हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अगर आप खो गए तो आपको ढूंढना लगभग असंभव होगा। मकबरे के अंदर जाने के बाद रास्ते से न भटकें। वहां ऐसे रास्ते हैं जो गहरे और अधिक भयावह कमरों की ओर ले जाते हैं। फोर्थ ईपॉक की दुष्ट आत्माएं उस अंधेरे में छिपी रहती हैं। सूरज और रोशनी की जय हो। पादरियों द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर ही हम सभी खतरों से बच सकते हैं। कुछ विजिटर्स ने सूरज की प्रशंसा में अपने हाथ फैलाए, जबकि अन्य ने अपनी छाती पर एक ट्रायंगल बनाया।
लगभग 200 मीटर तक कैंडल और दूसरों के पीछे चलने के बाद लूमियन को भूमिगत मकबरे की झलक मिली। उसके सामने एक प्राकृतिक चट्टानी गुफा थी जिसे समय के साथ बदला गया था। इसकी दीवारें खोपड़ियों, कंकाल के हाथों, सूरजमुखी और भाप के प्रतीकों की जटिल नक्काशी से सजी थीं। प्रवेश द्वार के ऊपर 2 इंटीजियन शिलालेखों ने आदेश दिया, रुको, मौत का साम्राज्य आगे है। कैंडल, जो कैटाकोम एडमिनिस्ट्रेटर था, एक बार फिर विजिटर्स की ओर मुड़ा। अपनी लालटेन बुझा दें और सफेद मोमबत्तियां जलाएं। हर किसी को ये करना होगा। यदि आप कैटाकोम में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो बेझिझक इस क्षेत्र को एक्सप्लोर करें, लेकिन बहुत दूर न जाएं। अपना रास्ता भटक जाना बहुत आसान है और यह एक समस्या होगी। यदि आप खुद को कैटाकोम के अंदर ग्रुप से अलग पाते हैं तो घबराएं नहीं। एक रोड साइन ढूंढें। यदि वहां कोई नहीं है तो ऊपर देखें और मकबरे की छत पर खींची गई काली रेखा का पालन करें। यह आपको वापस मुख्य प्रवेश द्वार तक ले जाएगी। जल्द ही लालटेन बुझा दी गई और उनकी जगह नारंगी मोमबत्ती की रोशनी की टिमटिमाहट ने ले ली। विजिटर्स ने अपनी सफेद मोमबत्तियां उठाईं और कैंडल के पीछे कैटाकोम्स में चले गए। लुमियन ने दूर से देखा कैसे वे पीली लपटें एक धारा में बदल गईं जो अंधेरे में विलीन हो गई। उसने अंदर जाने से परहेज किया। अपनी कार्बाइड लैंप को पकड़ते हुए उसने मकबरे के प्रवेश द्वार का चक्कर लगाया। उसका इरादा उस नकली वॉरलॉक ऑस्टा ट्रूल को खोजने का था। कुछ मिनटों के बाद लुमियन को एक छोटी आग दिखाई दी। एक खंभे के पास ऊपर की पत्थर की दीवार पर गीली काई चिपकी हुई थी। आग के पीछे एक चट्टान पर एक आदमी बैठा था जिसने हुड वाला काला लबादा पहना हुआ था। उसकी ऊंची नाक और गहरी भूरी आंखों को एक सन जैसे रंग की दाढ़ी ने घेर रखा था जिसने उसकी ठुड्डी को छिपा दिया था। वो नाचती हुई लपटों को ध्यान से देख रहा था। लूमियन पास आया और पूछा, क्या आप ऑस्टा ट्रूल हैं? हुड वाले आदमी ने लूमियन से नजरें मिलाने के लिए अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और जानबूझकर धीमी चुंबकीय आवाज में जवाब दिया, भटकी हुई आत्मा, तुमने मुझे क्यों ढूंढा है? लपटें और साए ऑस्टा ट्रूल के चेहरे पर नाच रहे थे जिससे उसकी उम्र का पता नहीं चल रहा था। वो 30 से 40 के बीच का लग रहा था। लूमियन ने गंभीरता से बात की, मैंने आपके बारे में सुना है। वे कहते हैं कि आप एक रहस्यमयी वॉरलॉक हैं जो मेरी दुविधा को सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हैं। ऑस्टा ट्रूल ने धीमी चुंबकीय आवाज में उत्तर दिया, जादू टोना वर्जित है। जादू टोना एक श्राप है। मैं बिना किसी कारण के सहायता नहीं करूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? लूमियन ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। ऑस्टा ने धीरे से जवाब दिया, जादू टोने का सार बराबर के लेन देन में निहित है। पहले उस मदद के बारे में बताओ जो तुम चाहते हो। बराबर का लेन देन? क्या तुम बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ रहे हो? लूमियन ने उसका मजाक उड़ाने की इच्छा को दबा दिया और इसके बजाय एक दर्द भरा चेहरा बना लिया। मैंने उन सभी को खो दिया है जिनकी मुझे परवाह थी। मुझे लगता है जैसे दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। हर रात नींद मुझसे दूर रहती है। मैं इन बोझों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। ओस्टा ट्रूल ने लूमियन के चेहरे को बारीकी से देखा। उसे धोखे का कोई निशान नहीं मिला। उसने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने भी बहुत कुछ खोया है। ये जादू टोने से पैदा हुआ एक श्राप है। मैं तुम्हारी भावनाओं और विचारों को समझ सकता हूँ। फिर भी दर्द को भूलना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। लूमियन ने एक लंबी आह भरी और जाने के लिए मुड़ा। ऑस्टा ने जल्दी से पुकारा, रुको। सिर्फ इसलिए कि यह कठिन है इसका मतलब ये नहीं कि यह असंभव है। सच में? लूमियन ने अपना सिर पीछे घुमाया। उसके चेहरे पर उत्साह छा गया। ऑस्टा ने हल्के से सिर हिलाया और जारी रखा, क्या आपने कभी समैरिटन वुमेन स्प्रिंग के बारे में सुना है? नहीं। लूमियन ने अपना सिर हिलाया। ऑस्टा ने जलती हुई आग की ओर देखा और सरलता से समझाया, कैटाकोम्स के भीतर एक ऑश्यूरी में समैरिटन वुमेन स्प्रिंग या फाउंटेन ऑफ ओब्लिवियन के नाम से जाना जाने वाला एक धुंधला झरना है। इससे पियो और तुम्हारा सारा दर्द यादों से मिट जाएगा। बेशक ये एक मनगढ़ंत कहानी है। वो झरना केवल कैटाकोम्स के निर्माण के दौरान एक निर्माण त्रुटि द्वारा छोड़ी गई एक कीचड़ वाली जगह है। प्रशासकों ने इसे एक किंवदंती में बदल दिया। जैसे ही लूमियन की आंखों में उम्मीद की चमक आई, ऑस्टा ट्रूल ने बात जारी रखी, हालांकि एक वॉरलॉक के रूप में मैं ये खुलासा कर सकता हूँ कि इस भूमिगत साम्राज्य के भीतर एक असली समैरिटन वुमेन स्प्रिंग है जो एक ऐसे मकबरे में छिपा है जिसे फोर्थ इपॉक का अवशेष माना जाता है। वहां कई लाशें जाप करती हैं। विस्मृति का आनंद में जल पियो और आदिम दर्द से मुक्त हो जाओ। मैं इसे हासिल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बराबर के लेन देन के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। इसकी कीमत आपको 100 वर्ल्ड डॉलर चुकानी होगी। 100 वर्ल्ड डॉलर? क्या आपकी मांगी गई कीमत बहुत कम नहीं है? कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि इतनी खतरनाक पौराणिक वस्तु को प्राप्त करना कुछ हजार वर्ल्ड डॉलर और मांगे बिना सच हो सकता है?
लूमियन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन इस बेहद कम कीमत वाली सेवा ने उसे हैरान कर दिया। इतने कीमती झरने के पानी की कीमत एक हेल्पर की 2 महीने की मजदूरी से ज्यादा कैसे नहीं हो सकती? उसने साइकिक में समारिटन वुमेन स्प्रिंग की किंवदंती के बारे में पढ़ा था। और ने एक ऐसा शब्द बुदबुदाया था जो उसे समझ नहीं आया था। उसका उच्चारण शायद ग्रैनी मेंग जैसा था। साइकिक ने यह भी दावा किया था कि समारिटन वुमेन स्प्रिंग कैटाकोम प्रशासकों द्वारा बनाई गई एक किंवदंती थी, लेकिन वे आश्वस्त थे कि इस कहानी की अपनी जड़ें थीं। फाउंटेन ऑफ ऑब्लिवियन वास्तव में नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर कहीं न कहीं मौजूद हो सकता है। लूमियन की आंखें चौड़ी हो गईं और वो तेजी से ओस्टा की तरफ बढ़ा। उसका कंधा पकड़कर वो चिल्लाया, सच में? ऑस्टा ने उसका हाथ हटा दिया और शांति से सिर हिलाया। ये एक वॉरलॉक का वादा है। ठीक है, लूमियन ने रोमांचित होकर जवाब दिया। लेकिन मैं अपने साथ इतने पैसे नहीं लाया हूं। मैं अभी वापस जाऊंगा और कल आपको ढूंढने के लिए यहां वापस आऊंगा। ओस्टा ने मंजूरी में सिर हिलाया। कोई बात नहीं। लूमियन ने अपना आभार व्यक्त किया, कार्बाइड लैंप उठाई और उत्साह के साथ वहां से चला गया। ऑस्टा की नजरों से ओझल होते ही लूमियन की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी दाहिनी हथेली उठाई और उसकी हल्की खुशबू को सूंघा। क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटोर पहुंचने से पहले उसने जानबूझकर अपने दाहिने हाथ पर एक घटिया परफ्यूम छिड़का था और ऑस्टा के शरीर को छुआ था। सतह पर वापस आकर लूमियन एक खंभे के पीछे छिप गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। आसमान धीरे धीरे काला पड़ गया। जैसे ही शाम ढली, उसने परफ्यूम की वही हल्की और जानी पहचानी गंध महसूस की। लूमियन ऑस्टा का पीछा करने के लिए नहीं भागा। थोड़ी देर बाद वो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और उस खुशबू के पीछे पीछे चलने लगा, एक ऐसी दूरी बनाए रखते हुए कि वो लगभग अदृश्य था। बग्गियां उसके पास से तेजी से गुजरी और बीच बीच में अजीबोगरीब मशीनी वाहन दिखाई देने लगे। चैप्टर 116 सिटी ऑफ फैशन। सुबह लमार्श डे क्वार्टियर डू जेंटलमैन में शॉपिंग करते वक्त लूमियन ने ध्यान दिया कि ट्रायर के नागरिक काफी कैजुअल या शायद थोड़े बोल्ड कपड़े पहनते थे। ये उन औरतों में साफ दिख रहा था जिन्होंने छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी थी जिसमें उनके हाथ दिख रहे थे, या ऐसे कपड़े जिनमें उनके कंधे साफ नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ अजीबोगरीब पहनावे की भी कोई कमी नहीं थी। डेरीज रीजन में ऑस्टा जैसा कोई वॉरलॉक जो काला लबादा और हुड पहनता था किसी पुरानी कहानी के जैसा लगता था। वहां उसके लिए पुलिस द्वारा रोके बिना खुलेआम सड़कों पर चलना नामुमकिन होता, लेकिन ट्रायर में आने जाने वालों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह के नज़ारे यहाँ बहुत आम थे। लोग अलग अलग तरह के पुराने जमाने के कपड़ों में सजे हुए थे। ओस्टा ट्रूल पक्का ज्यादा सावधान था। वो बीच बीच में अपने कंधे के पीछे मुड़कर देखता था कि कोई संदिग्ध तो नहीं है, लेकिन लूमियन ने इतनी ज्यादा दूरी बनाए रखी थी कि वे दोनों एक दूसरे की नजरों में नहीं थे। लूमियन उस घटिया परफ्यूम की हल्की खुशबू का पीछा करते हुए ऑस्टा के पीछे एक सड़क से दूसरी सड़क तक गया। जैसे ही गैस लैंपों ने आसपास के इलाके को रोशन किया, ऑस्टा कांच के गुंबदों और लोहे के फ्रेम वाली एक छत से ढकी सड़क की तरफ मुड़ गया। ये जगह काफी रोशन थी और यहाँ आलीशान दुकानों की लाइन लगी थी। जमीन पर चिकना मार्बल बिछा हुआ था और ये इलाका पैदल चलने वालों से भरा हुआ था जो मार्चे दू क्वार्टियर दू जेंटलमैन की टूटी फूटी गलियों से एकदम अलग था। क्या यही वो आर्किड है जिसका जिक्र औरोर ने किया था? लूमियन ने देखा कि ऑस्टा एक दुकान के सामने रुककर खिड़की में सजे सामान को देख रहा था। वह खुद भी धीमा हो गया और आसपास का मुआयना करने लगा। उसने जल्दी ही लोगों को अजीब हरकतें करते हुए देखा। फॉर्मल कपड़ों में सजे हुए पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग साइज के कछुओं को टहला रहे थे। कछुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उनके मालिक रस्सी थामे हुए आराम से उनके पीछे चल रहे थे। एक आदमी को काले फॉर्मल सूट और सिल्क की टॉप हैट में कछुआ टहलाते देख लूमियन खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, मेरे दोस्त आप क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने अपना सिर घुमाया जिससे उसका पाउडर लगा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विदेशी, मैं बस टहल रहा हूँ, अपने कछुए को घुमा रहा हूँ। कछुआ ही क्यों? लूमियन ने अपनी हैरानी नहीं छिपाई। वो अच्छी तरह तैयार जेंटलमैन अपनी फैशन फिलॉसफी शेयर करके खुश लग रहा था। वह मुस्कुराया और समझाया, ज्यादातर ट्रायरवासी आराम से टहलना पसंद करते हैं, लेकिन वे फुर्सत और शालीनता के असली सार को नहीं समझ पाते। वे हमेशा तेजी से चलते हैं और जल्दबाजी में लगते हैं। एक असली टहलना कछुए से भी धीमा होता है, इसलिए हम कछुओं को टहलाते हैं और उन्हें रास्ता दिखाने देते हैं ताकि हमारी धीमी रफ्तार पर जोर दिया जा सके। ये चलने की स्पीड नापने का एक पैमाना है और शालीनता को मापने का एक तरीका है। लूमियन को यह मानना पड़ा कि ट्रायर के लोगों ने कॉर्डू के एक देहाती के तौर पर उसके नजरिए को हमेशा बढ़ाया है और कछुए को टहलाने के बारे में कोई कहानी तक नहीं लिख सकती थी। एक सच्चा ट्रायरवासी। लूमियन ने तालियां बजाईं, उसका लहजा व्यंग्य से भरा था।
अफसोस की बात है कि वो जेंटलमैन उसके पीछे के संदेश को नहीं समझ पाया। वो शालीनता से मुस्कुराया और कछुए के पीछे आराम से चलता रहा। जल्द ही ओस्टा आर्किड के दूसरे छोर पर पहुंच गया। लूमियन एक पल के लिए रुका और फिर सावधानी से पीछे चलने लगा। आर्किड से बाहर निकलने के बाद ओस्टा पास के एक पब्लिक कैरेज स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्गी वहां आ गई। बग्गी 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। पीले रंग की बाहरी दीवार पर लाइन 7 लिखा हुआ था। ड्राइवर ने बारिश से बचने के लिए एक छोटा हरा कोट और चौड़ी किनार वाली टोपी पहनी हुई थी। जैसे ही बग्गी रुकी, एक कंडक्टर जिसने छोटी टोपी, धारीदार शर्ट और बदसूरत पैंट पहनी थी, खुले दरवाजे पर दिखाई दिया और हर पैसेंजर को ऐसे देख रहा था जैसे वे अपराधी हों। ऑस्टा बग्गी पर चढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति था। उसने खिड़की वाली सीट चुनी और आने जाने वालों और अपनी सीटें लेने वाले पुरुषों और महिलाओं को देखने लगा। लूमियन पास जाए बिना दूर से देखता रहा। जब लाइन 7 वाली बग्गी वहां से चल दी, तब उसने अपनी रफ्तार तेज की और उसे पकड़ने के लिए जॉगिंग करने लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की धीमी रफ्तार और हर स्टेशन पर रुकने के नियम को देखते हुए लूमियन को पीछे छूटने की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही वो दौड़ा, कुछ पैदल चलने वालों ने उसे हैरानी से देखा, जबकि कुछ तो उसके साथ दौड़ने लगे, शायद ये सोचकर कि ये कोई नया ट्रेंड है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? लूमियन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। 3 स्टॉप के बाद उसने ऑस्टा ट्रूल को बग्गी से उतरते देखा। ये इलाका पहले से ही लमाश डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन का हिस्सा था। ऑस्टा ने 2 सड़कें पार की और रू डे ब्लाउजेस ब्लांशेस की तरफ मुड़ गया, जिसका चार्ली ने जिक्र किया था। वो नंबर 20 वाली एक पुरानी बादामी रंग की अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लूमियन सड़क किनारे लगे एक अखबार के स्टैंड के सामने रुका, एक अखबार उठाया और लापरवाही से उसके पन्ने पलटने लगा। साथ ही वो अपनी आंखों के कोने से अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर नजर रख रहा था। 1 के 11 कॉपेट लगेंगे, न्यूज स्टैंड के मालिक ने लूमियन को याद दिलाया, जब उसने देखा कि वो सिर्फ पढ़ रहा है और खरीद नहीं रहा। लूमियन के हाथ में लेपेटी ट्रायरियन की एक कॉपी थी और बिना बुरा माने उसने 2 5 कॉपेट और एक 1 कॉपेट का सिक्का निकाला और उन्हें दूसरे अखबारों पर उछाल दिया। न्यूज स्टैंड का मालिक चुप हो गया। लूमियन अखबार पढ़ता रहा। सिटी हॉल वाटर सप्लाई कंपनी के साथ नए प्राइस प्लान पर चर्चा कर रहा है। वैलेरी उपभोक्तावाद को एक फेटिश बताकर उस पर हमला कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सहयोग मांग रहा है। आखिरी खबर ने लूमियन का ध्यान खींचा, क्योंकि इससे उसे कुछ याद आया। इसमें किसी शरारती इंसान या धोखेबाज की चाल की बू आ रही थी। जैसे ही लूमियन अपार्टमेंट पर नजर रख रहा था, उसने बढ़ती दिलचस्पी के साथ संबंधित खबर पढ़ी। मानवता का भविष्य सितारों में है। मानव जाति का इतिहास बहादुरों द्वारा खोजा गया है। तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति के इस युग में हमारे पास सभ्यता के अग्रदूतों, असाधारण दूरदर्शिता वाले विजनरीज और साहसी एडवेंचरर्स की कमी है। पिछली बार हम बर्सर्क सी में फंस गए थे। इस बार हम वातावरण के भीतर फंसे हुए हैं। हालांकि मानव सभ्यता और तकनीक निस्संदेह एक सच्चा भविष्य बनाने के लिए सभी बाधाओं और खतरों पर विजय प्राप्त करेगी। हम एक स्पेस ब्रिज बनाने के लिए सभी सपने देखने वालों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, जो हमें जमीन से क्रिम्सन मून तक चलने के काबिल बनाएगा। संपर्क व्यक्ति बुल पटेल। संपर्क का तरीका 9th Rue Saint Martin, 5th floor, क्वार्टियर 2। लूमियन जितना ज्यादा पढ़ता गया, उसे उतनी ही हंसी आने लगी। वो गहरी सोच में डूब गया। कॉर्डू के प्रैंकस्टर किंग और औरोर के अजीबो गरीब विचारों से प्रभावित होने के नाते उसने कभी ऐसे अपमानजनक, हास्यास्पद और बेतुके विचार के बारे में नहीं सोचा था। फिर भी इन लोगों ने बड़ी बेशर्मी से इसका विज्ञापन दिया था, जैसे कि उन्हें यकीन हो कि वे भीड़ को बेवकूफ बना सकते हैं। क्या मैं अभी भी एक औसत इंसान के IQ को कम आंक रहा हूं? लूमियन ने अपने दस्ताने वाले बाएं हाथ से अपनी ठुड्डी सहलाई। उसी पल उसने 20 रू डे ब्लूजेस ब्लांशेस वाले पुराने अपार्टमेंट की तरफ लोगों के एक ग्रुप को आते देखा। उनका लीडर सिल्क की टॉप हैट और काले सूट में एक प्रतिष्ठित दिखने वाला जेंटलमैन था। उसका चेहरा तराशा हुआ था, उसके मुंह में महोगनी के रंग का पाइप था और उसके बाएं हाथ की हीरे की अंगूठी रोशनी में चमक रही थी। जेंटलमैन को घेरे हुए तगड़े आदमी डरावने लग रहे थे। उन्होंने या तो कैनवास की शर्ट या डार्क जैकेट पहनी हुई थी, जिससे किसी गैंग जैसा माहौल बन रहा था। उनके अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार में गायब होने के बाद लूमियन अखबार लेकर वहां गया। सीढ़ियों के नीचे उसने एक साथ कई परफ्यूम्स की महक महसूस की। एक हल्की और जानी पहचानी थी, वही घटिया परफ्यूम जो उसने ऑस्टा पर लगाया था। दूसरी ज्यादा खुशबूदार, मीठी और थोड़ी भारी थी। मस्क परफ्यूम? पाइप वाले उस आदमी से? लूमियन खुशबू का पीछा करते हुए अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल तक गया। वहां उसने ऑस्टा ट्रूल को देखा।
वॉरलॉग बना हुआ वो ढोंगी खुद को उसी ग्रुप के लोगों से घिरा हुआ पा रहा था। हीरे की अंगूठी वाले जेंटलमैन ने अपने महोगनी पाइप से अपने माथे को छुआ और शालीनता से मुस्कुराया। ये मत सोचो कि तुम जगह बदलकर हमसे पीछा छुड़ा सकते हो। जब तक तुम सारा कर्ज नहीं चुका देते, मैं साये की तरह अंतहीन रूप से तुम्हारे पीछे लगा रहूंगा। ऑस्टा डरते हुए हकलाया, मेरे पास जल्दी ही पैसे होंगे। मैं कल आपको एक हिस्सा लौटा सकता हूँ। बहुत अच्छा, उस जेंटलमैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने पाइप घुमाया और ओस्टा के चेहरे पर उसके अभी भी सुलगते हुए सिरे से वार किया। ओस्टा दर्द से पीछे हटा, लेकिन उसकी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उस जेंटलमैन ने अपना पाइप पीछे खींचा और धीरे से, लेकिन मजबूती से कहा, ये थोड़ा ब्याज है। अगर तुमने कल मुझे पैसे नहीं लौटाए, तो मैं तुम्हारी एक उंगली ले लूंगा। इसके साथ उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और शालीनता से झुका। कल मिलते हैं मेरे दोस्त। सीढ़ियों पर लूमियन ने अपने होंठ सिकोड़े और खुद से बुदबुदाया, क्या लोग और कुत्ते अब गेहरमन से सीख रहे हैं? जैसे जैसे फॉर्स वॉल की द एडवेंचरस सीरीज लोकप्रिय हुई, उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों में गेहरमन स्पैरो के ढोंगी पैदा होने लगे। ये बुनियादी शिष्टाचार है, और एक वरदान या अभिशाप जैसे जुमले दूर दूर तक फैल गए। जैसे ही ग्रुप पास आया, लूमियन ने अपना सिर झुका लिया और एक तरफ हट गया, जैसे कोई साधारण किराएदार गुंडों से मिल गया हो। अस्त व्यस्त कदमों की आवाजें गूंजती रहीं जब वे मंजिल दर मंजिल नीचे उतरे, और जल्द ही वहां खामोशी छा गई। लूमियन ने ऑस्टाट्रूल की दिशा में देखा और पाया कि वो पहले ही अपने कमरे में जाकर लकड़ी का दरवाजा बंद कर चुका है। कुछ सोचने के बाद लूमियन ने अपने दस्ताने वाले बाएं हाथ को मोड़ा और अपनी टोपी ठीक की। वो सीढ़ियों से बाहर निकला और ऑस्टा के दरवाजे के पास पहुंचा। बैंग, बैंग, बैंग। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। एक पल के बाद ऑस्टा ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा सदमे और डर से भरा था। वह लड़खड़ाते हुए बोला, मैं सच में कल तक वो पैसे नहीं जुटा सकता। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लूमियन का चेहरा उसकी आंखों के सामने साफ हो गया। लूमियन ने अपनी बाहें फैलाईं और एक चमकती मुस्कान के साथ पूछा, सरप्राइज्ड? तुम। ऑस्टा ऐसे पीछे हटा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लूमियन उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ और ऑस्टा ट्रूल की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं सच में अतीत के दर्द को भूलना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सतर्क व्यक्ति भी हूँ। मुझे ठगे जाने और उससे भी बुरा बेवकूफ बनकर मजाक उड़ाए जाने का डर है। चैप्टर 117, रिम्यूनरेशन। ओस्टा ने जबरदस्ती एक मुस्कान चेहरे पर लाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में एक समैरिटन वुमेन स्प्रिंग है। क्या ऐसा है? लूमियन एक मुस्कान के साथ ओस्टा के पास आया और बोला, जब समय आएगा तो पहले तुम एक घूंट पीना। अगर ये काम की हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं। अगर ये बेकार हुई तो मैं तुम्हें पेमेंट क्यों दूं? एक पल के लिए ओस्टा के पास कोई शब्द नहीं थे। वो बस मुस्कुरा सका और सिर हिला सका। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। अचानक उसने लूमियन के पीछे देखा। उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। लूमियन इंस्टिंक्टिवली दरवाजे की तरफ देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मौके का फायदा उठाते हुए ओस्टा झुका और खुले दरवाजे की तरफ भागा। धुड़! ओस्टा लूमियन के दाएं पैर से टकराकर गिर गया, जिसे लूमियन ने तेजी से फैला दिया था, और वो जमीन पर जा गिरा। उसकी नाक की हड्डी नीली पड़ गई और उसका दुबला चेहरा सूज गया। लूमियन ने धीरे से दरवाजा बंद किया, एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने नीचे ओस्टा की तरफ देखा, जो फर्श पर मरने का नाटक फेनिंग डेथ कर रहा था, और कहा, मुझे ये मत बताना कि तुम्हारी स्पिरिचुअल परसेप्शन बहुत हाई है और तुमने मेरे पीछे कोई अजीब क्रीचर देखा था। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए दरवाजे की तरफ भागे थे? ओस्टा एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर खड़ा होकर बार बार सिर हिलाने लगा। यही सही है, यही सही है। लूमियन मुस्कुराया और दीवार के पास रखी आयताकार लकड़ी की टेबल की तरफ देखा। सिल्वर डैगर, सफेद मोमबत्तियां, कुछ छोटी बोतलें जिनमें अलग अलग लिक्विड थे या खाली थीं, दो नकली बकरियों की खाल, इमिटेशन गोट स्किन्स, और एक पेपर बॉक्स जिससे पौधों की खुशबू आ रही थी, वहां बिखरे हुए थे। उसके पास कुछ हद तक मिस्टिसिज्म का ज्ञान है। लूमियन ने अपनी नजर वापस बेचैन ओस्टा पर डाली और पूछा, अभी वो पाइप वाला आदमी कौन था? बैरन ब्रिग्नेस, ओस्टा ने जल्दी से जवाब दिया। वो मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सावोई मॉब का लीडर है। सावोई इंतस रिपब्लिक के एक अंदरूनी प्रांत का नाम था, जिसकी सीमाएं हॉथ हॉर्नेसेस और बस हॉर्नेसेस के प्रांतों से लगती थीं। ये मिनरल रिसोर्सेस से भरपूर था और वहां की लोक संस्कृति काफी बहादुर थी। एक बैरन? क्या अभी भी बैरन होते हैं? लूमियन ने मजे लेते हुए पूछा। जब से एम्परर रोसेले की मौत हुई और रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब से डेली लाइफ से अरिस्टोक्रेटिक टाइटल गायब हो गए थे।
ओस्टा ने डरते हुए कहा, यह एक निकनेम है जो उसने खुद को दिया है। शायद उसके पूर्वजों के पास ऐसा कोई टाइटल रहा हो। लूमियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और कैजुअली पूछा, वो तुम्हारे पास क्यों आया था? क्या तुम उसके पैसे उधार लिए हो? लूमियन का सीधा साधा व्यवहार देखकर जैसे कि वो किसी दोस्त से बात कर रहा हो, ओस्टा अपने डर के बावजूद थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने कड़वाहट के साथ कहा, एक आइटम खरीदने के लिए मैंने एक लोन शार्क से 3,000 वर्ल्ड डियोर उधार लिए थे। बाद में उस आदमी ने वो कर्ज ब्रिगनेस को बेच दिया। मैंने कम से कम 3,000 वर्ल्ड डियोर वापस कर दिए हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अभी भी 2,000 का ब्याज बाकी है। अगर तुम इसे 2 या 3 महीने और खींचते हो तो तुम पर 2,000 नहीं बल्कि 4,000 उधार होंगे। लूमियन ने ओस्टा के चेहरे के हाव भाव बिगड़ते हुए देखे। उसके चेहरे से मिस्ट्री का एहसास गायब हो चुका था। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और एक फुसलाने वाले लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ब्रिगनेस और उसकी टोली को एक खदान के गड्ढे में खींचने का रास्ता ढूंढता। फिर मैं ऊपर की पत्थर की परत को नीचे गिरा देता और उन्हें हमेशा के लिए वहीं दफन कर देता। कोई लेनदार नहीं, कोई कर्ज नहीं। ओस्टा जितना ज्यादा सुनता गया उतना ही ज्यादा घबराता गया। उसने लूमियन की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई शैतान हो। उसे शक हुआ कि लूमियन ने पहले ही ऐसी कोई स्कीम बना ली थी, लेकिन ओस्टा ट्रूल उसके निशाने पर था, ब्रिगनेस नहीं। ये तो मर्डर है, एक क्राइम। ओस्टा डर के मारे चिल्लाया। आवाज नीचे रखो। तुम अपनी आवाज हमेशा के लिए नहीं खोना चाहोगे, है ना? लूमियन ने उसे एक मुस्कान के साथ चेतावनी दी। तो तुम्हें एहसास है कि ये एक क्राइम है? क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है कि धोखाधड़ी भी एक क्राइम है? ओस्टा के पास कोई शब्द नहीं थे। लूमियन खड़ा हुआ और अपने दस्ताने झाड़े। मैं बस मजाक कर रहा हूं। मैं तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट ले रहा था। क्या? ओस्टा हैरान रह गया। लूमियन ये रिवील नहीं करेगा कि उसका असली मकसद ओस्टा के दिमाग में एक बर्फ जैसी ठंडी बेरहम पर्सनैलिटी बनाना था। ये फ्यूचर के निगोशिएशंस के दौरान काम आएगा। मजबूरी का भरोसा भी भरोसा ही होता है। मेरे टेस्ट में पास होने के लिए बधाई। ये साबित करता है कि तुम पूरी तरह से बेईमान नहीं हो। लूमियन मुस्कुराया और अपनी बाहें फैला दी। उसने जल्दी से बातचीत को वापस ट्रैक पर लाया। तुमने इतने सारे पैसे किस लिए उधार लिए थे? उसने चारों ओर देखा और कहा, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी कीमती है। ओस्टा स्वभाव से झूठ बोलना चाहता था, लेकिन उसे लूमियन की चेतावनी याद आ गई। वो कांप गया और बोला, क्या क्या आप पोशंस के बारे में जानते हैं? तुम सच में एक बियॉन्डर हो? लूमियन थोड़ा हंसा। ये देखकर कि लूमियन बियॉन्डर्स और पोशंस के बारे में जानता था, ओस्टा ने राहत की सांस ली। वो खुश था कि उसने झूठ नहीं बोला था। कोई भी मनगढ़ंत कहानी एक असली बियॉन्डर के सामने कमियों से भरी होती और आसानी से पकड़ी जाती। अगर पकड़ा गया तो ओस्टा आज रात अंडरग्राउंड ट्रायल के किसी ठिकाने में हमेशा के लिए सो सकता था। 2 गहरी सांसें लेते हुए ओस्टा ने जारी रखा, कुछ महीने पहले मैंने एक पोशन के मुख्य इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए एक लोन शार्क से 3,000 वर्ल्ड डियोर उधार लिए थे। अपनी बचाई हुई 4,000 वर्ल्ड डियोर के साथ मिलाकर मैं एक साधारण व्यक्ति से बियॉन्डर में सफलतापूर्वक ट्रांसफॉर्म हो गया। तुम किस सीक्वेंस के हो? तुम कुछ गुंडों को भी हैंडल नहीं कर सकते? लूमियन ने बनावटी शक के साथ पूछा। ओस्टा हारा हुआ सा लग रहा था। मैं सीक्वेंस 9 सीक्रेट सप्लिएंट हूं। ये सुनने में कमजोर नहीं लगता। लूमियन केवल पोशन के नाम से ही अंदाजा लगा सका। ओस्टा ने निराशा में कहा, मुझे भी लगा था कि सीक्रेट सप्लिएंट्स पावरफुल होते हैं। बेचने वाले ने तो दावा किया था कि ये मुझे दुनिया की सच्चाई देखने की अनुमति देगा। अंत में बढ़ी हुई स्पिरिचुअल परसेप्शन के अलावा मुझे केवल कुछ अव्यावहारिक बलिदान का ज्ञान और रिचुअल मैजिक मिला। मैं कभी कभी रहस्यमय संस्थाओं की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ, जिससे मैं खुद डर जाता हूँ, लेकिन मैं एक गुंडे को भी नहीं हरा सकता। रिचुअल मैजिक काम आना चाहिए, लूमियन ने जानकारों की तरह टिप्पणी की। ओस्टा की आंखों में आंसू आ गए। मैं मिस्टिसिज्म में अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं इटर्नल ब्लेजिंग सन का फॉलोअर हूँ। मैं किसी अज्ञात संस्था से प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ? वह बहुत रिस्की है। पोशन के ज्ञान में कुछ सम्मानजनक नाम, हॉनोरिफिक नेम्स हैं, लेकिन वे सभी छिपी हुई संस्थाएं हैं। सिर्फ उन्हें सुनना ही डरावना है। मैं डिप्राविटी, ट्रू किन या गेज ऑफ फेट को बुलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसने लूमियन की ओर देखा और बनावटी दृढ़ संकल्प दिखाया। लेकिन मैंने इस बारे में सोचा है, अगर बैरन ब्रिगनेस और उसके गुंडे मुझे फिर से घेरते हैं तो मैं छिपे हुए अस्तित्व से प्रार्थना करूंगा और शक्ति प्राप्त करूंगा। वो जाहिर तौर पर बैरन ब्रिगनेस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसका असली इरादा लूमियन को चेतावनी देना था कि वो उसे कोने में न धकेले। लूमियन ने ओस्टा के बेचैन चेहरे का अध्ययन किया और सहमत हुआ, ये एक समझदारी भरा फैसला है।
बैरन ब्रिगनेस और उसकी टोली एक बियॉन्डर को कम आंकते हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुम्हें डेड एंड तक पहुंचने का मौका ही नहीं देता। फिर वो ओस्टा की तरफ देखकर मुस्कुराया। ऐसा होने से पहले ही तुम मर चुके होगे। ओस्टा ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे फिर से बंद कर दिया। उसका चेहरा रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। लूमियन लकड़ी की मेज की ओर चला गया और खाली बोतलों के साथ खेलने लगा। तुम कई बार जगह बदल चुके हो, लेकिन बैरन ब्रिगनेस तुम्हें ढूंढ ही लेता है। मुझे शक है कि उसके या सावोई मॉब के पास उनकी तरफ से बियॉन्डर्स हैं। ओस्टा झटके में हांफने लगा। लूमियन ने मेज से सिल्वर डैगर उठाया और उसे घुमाते हुए ओस्टा से कहा, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 100 वर्ल्ड डीओर दे सकता हूँ। हूँ? ओस्टा एक बार फिर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो लूमियन की सोचने की प्रक्रिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। आप अभी भी समैरिटन विमेन स्प्रिंग का पानी चाहते हैं? उसने हिम्मत करके पूछा। लूमियन मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे बताओ, क्या ये सच में अस्तित्व में है? लूमियन की मजाकिया नजर को देखते हुए ओस्टा ने स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए झिझक दिखाई। मुझे यकीन नहीं है। लूमियन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि तुम मुझे उस गैदरिंग में ले जाओ जिसका तुमने जिक्र किया था, जहां तुमने पोशन का मुख्य इंग्रेडिएंट खरीदा था। इनाम 100 वर्ल्ड डीओर है। लूमियन ने यह रिक्वेस्ट आंशिक रूप से इसलिए की क्योंकि मैडम मैजिशियन का मिशन बियॉन्डर मटेरियल्स वाली गैदरिंग से जुड़ा हो सकता है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे हथियार, मटेरियल्स, सील्ड आर्टिफैक्ट्स और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी तरह के इवेंट की आवश्यकता थी। ओस्टा ने थूक निगला। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गैदरिंग के ऑर्गेनाइजर की अप्रूवल की जरूरत होगी। कोई बात नहीं। लूमियन ने एक सोने का सिक्का निकाला और ओस्टा को पास बुलाया। ये लुई डी और पूछने के लिए तुम्हारा इनाम है। जब मैं गैदरिंग में शामिल हो पाऊंगा, तब मैं तुम्हें बाकी के 80 वर्ल्ड डी और दे दूंगा। ओस्टा ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पिटाई जॉब ऑफर में बदल जाएगी। वह कुछ देर के लिए सन्न रह गया। कुछ सेकंड के बाद वो सावधानी से लकड़ी की मेज के पास आया और 20 वर्ल्ड लुई डी और ले लिया। उसने लूमियन से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे जवाब कब मिलेगा, लेकिन अगले बुधवार से बाद नहीं। मैं दिन कैटाकॉम्स के पास बिताता हूँ और रात को यहाँ सोता हूँ। आप मुझे कभी भी ढूंढ सकते हैं। लूमियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में चांदी का डैगर उठाया और उसे ओस्टा के कंधे में घोंप दिया। खून बाहर निकल आया और ओस्टा आतंक में पीछे हट गया। वो दीवार के सहारे झुक गया और घबराहट में चिल्लाया, मुझे मत मारो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लूमियन ने लकड़ी की मेज से एक कांच की बोतल उठाई और मुस्कुराहट के साथ ओस्टा के पास आया। चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं अब तक कर चुका होता। इसे ब्लड ओथ, खून की कसम कहते हैं। मैं धोखे और विश्वासघात से बहुत सावधान रहता हूँ। जैसे ही लूमियन बोला, उसने खाली कांच की बोतल ओस्टा के घाव के पास लगा दी, जिससे खून उसमें टपकने लगा। इस प्रोसेस के दौरान वो ओस्टा को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मिस्टिसिज्म की अच्छी समझ है। तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरों के हाथों में खून का क्या मतलब होता है। मुझसे झूठ मत बोलना। शाप। एक पल के लिए ओस्टा ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो इस बात पर खुश हो कि उसे मौके पर नहीं मारा गया, या इस बात पर निराश हो कि उसका खून अब बैरन ब्रिगनेस से भी ज्यादा खतरनाक आदमी के पास था। लूमियन ने और कुछ नहीं कहा। उसने बोतल का ढक्कन टाइट किया, कमरे से कपड़े की एक पट्टी फाड़ी और उसे ओस्टा की तरफ फेंक दिया। अपने घाव पर खुद पट्टी बांध लो। वो किसी भी बियॉन्डर शॉप से परिचित नहीं था, लेकिन वो टेस्ट कर सकता था कि क्या एक्सपायर्ड ब्लड फॉलन मरकरी की फेट एक्सचेंजिंग एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता है। भले ही इसने काम नहीं किया, उसे बस ओस्टा को ये विश्वास दिलाने की जरूरत थी कि वो शाप देना जानता है। लूमियन ने ओस्टा की तरफ देखा, जो बेताबी से खून रोकने की कोशिश कर रहा था, और कैजुअली पूछा, बैरन ब्रिगनेस से निपटने के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? इस लुई डियोर और मेरे द्वारा बचाए गए कुछ पैसों के साथ मुझे उन्हें एक हफ्ते के लिए शांत करने में सक्षम होना चाहिए। ओस्टा ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उन्हें एक भी कॉपर नहीं मिलेगा अगर वे अपने कर्जदारों को मौत के घाट उतार देंगे। चैप्टर 118 समनिंग। लूमियन ने सिर हिलाया और पूछा, तुमने जिक्र किया था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल परसेप्शन काफी एडवांस है। ओस्टा थोड़ी देर के लिए सुन्न सा हो गया और फिर उसके चेहरे पर एक डर फैल गया। उसने खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय लिया, फिर कहा, यह सीक्रेट सप्लिएंट का एक गुण लगता है। मैं अंधेरी गहराइयों में छिपे हुए जीवों को महसूस कर सकता हूँ, और मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि ये असली दुनिया एक मोटी चादर में लिपटी हुई है। उस चादर के पार बिना किसी इमोशन वाली आंखें हमें देख रही हैं। जब उसने बोलना खत्म किया तो ओस्टा जोर जोर से हाँफ रहा था। लगभग 1 मिनट बाद ओस्टा ने चैन की सांस ली और कहा, मार्केट डिस्ट्रिक्ट और क्वार्टियर डीला ऑब्जर्वेटरी में ये ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड ट्रायर में
मैं अक्सर कुछ रास्तों के अंत को महसूस कर सकता हूँ, ऐसी जगहों पर जिन्हें मैं देख नहीं सकता। कोई जीव मुझे पास आने का इशारा करता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सच में उस अंधेरे में कदम रख दूं, तो मेरे साथ क्या होगा। वाकई एक बेहतरीन मिस्टिकल सेंसर है। लूमियन ने मन ही मन अपने हंटर के स्पिरिट विजन का मजाक उड़ाया और साथ ही ये भी महसूस किया कि सीक्रेट सप्लिएंट उतना बेकार नहीं था जितना ओस्टा दावा कर रहा था। ओस्टा ने आगे कहा, कभी कभी जब मैं टूरिस्ट को सफेद मोमबत्तियों के साथ कैटाकॉम्स में जाते हुए देखता हूँ तो मुझे ये भ्रम होते हैं। मुझे लगता है कि यह एक रिचुअल है जो किसी छिपी हुई हस्ती के साथ एक जादुई बंधन बनाता है, जो टूरिस्ट को अंधेरे द्वारा निगले जाने या मरे हुए लोगों द्वारा ले जाए जाने से बचाता है। लूमियन दंग रह गया और मन ही मन आह भरी। मिस्टिसिज्म के मामले में एक सीक्रेट सप्लिएंट काफी पावरफुल होता है, बस बात यह है कि वे कॉम्बैट में माहिर नहीं होते। ओस्टा की बातों से लूमियन को शक हुआ कि कैटाकॉम्स में जलती हुई सफेद मोमबत्ती ले जाना वाकई एक रिचुअल था, जिसने विजिटर्स को वहां के छिपे हुए खतरों से बचने की अनुमति दी थी। टॉम्ब एडमिनिस्ट्रेटर्स शायद यह जानते थे, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने न केवल चुप्पी साधे रखी, बल्कि बड़े अधिकारियों को कैटाकॉम्स को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में प्रमोट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। लूमियन को अपनी बहन औरोर का अक्सर किया जाने वाला विलाप याद आया, पैसा लोगों को बदल देता है। मैं सोचता हूँ कि लोअर लेवल पर किसी व्यक्ति के बदलाव को कौन ज्यादा प्रभावी ढंग से ला सकता है, पोशंस, बूंस या पैसा। लूमियन एक चिढ़ाने वाले अंदाज में चुपचाप बड़बड़ाया। फिर उसने ओस्टा से पूछा, क्या तुमने मार्केट डिस्ट्रिक्ट के अंधेरे में किसी खतरे को महसूस किया है। ओस्टा के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के जले हुए घर के पास जाऊं। ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के किनारे पर रूए डेस ब्लाउज ब्लांचेस के पास एक जला हुआ खाली घर खड़ा था। डिस्ट्रिक्ट के पार्लियामेंट मेंबर्स ने लंबे समय से इसके डिमोलिशन और इसे एक कमर्शियल बिल्डिंग में बदलने की मांग की थी, लेकिन किसी वजह से ये प्रस्ताव कभी सिटी हॉल के एजेंडे तक नहीं पहुंचा। एक दशक के बाद भी वो 6 मंजिला बदसूरत इमारत वहीं खड़ी थी। जब मैं आज सुबह वहां से गुजरा तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लूमियन मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ओस्टा, जिसका कंधे का घाव अब बंधा हुआ था, ने एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। निश्चिंत रहें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओस्टा का कमरा छोड़ने के बाद लूमियन ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पलक झपकते ही वो छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की परछाई में झुक गया और चुपचाप कसकर बंद लकड़ी के दरवाजे को देखने लगा। लगभग आधे घंटे बाद ये कंफर्म करने के बाद कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वो धीरे धीरे ले पिटेड ट्राइडेन के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। तभी उसे आखिरकार अपने पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई दी। पत्थरों, लट्ठों, मिट्टी के स्लैब और एक संकरे रास्ते वाली कामचलाऊ बैरिकेड को देखते हुए लूमियन ने पास में एक बेकरी देखी और आधा किलो क्रोइसेंट खरीदने के लिए 3 लिक्स खर्च किए। उसने ट्रायर के खास फ्रूट जूस सोडा का भी स्वाद लिया। बुदबुदाती हुई लिक्विड घूम रही थी, क्योंकि करंट सिरप उसमें बादलों की तरह फैल गया था। इस मिक्सचर की कीमत उसे 13 कॉपेट पड़ी। अगर वो सोडा की बोतल वापस करता तो वो 3 कॉपेट वापस पा सकता था। डॉट 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 रुए अनार्की ऑबर्स डू कोक डोरे। इससे पहले कि लूमियन बेसमेंट बार में दाखिल हो पाता, शोर और हंगामे की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। 9 बजे के ठीक बाद लगभग 20 लोग उस छोटी सी जगह में भरे हुए थे। वे या तो बार में बैठे थे या कुछ छोटी गोल मेजों के आसपास जमा थे। उनका ध्यान बारटेंडर पर टिका था। स्टाइलिश पोनीटेल वाले बारटेंडर ने बार पर रखी एक मशीन के बारे में एक अपरिचित मेल कस्टमर को समझाया। इसे इडियट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करता है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे। डार्क जैकेट वाले आदमी को इसमें दिलचस्पी लगी और उसने पूछा, मैं इसे कैसे ट्राई करूं। बारटेंडर ने एक गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकली हुई रबर ट्यूब की ओर इशारा किया। यहाँ तब तक फूंक मारें जब तक कि ऊपर के कांच के जार में बुलबुले न बन जाएं। बुलबुले बनाने की आपकी क्षमता और उनका साइज फाइनल टेस्ट रिजल्ट तय करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के आदमी ने रबर की नली उठाई और उसमें फूंक मार दी। जैसे ही मशीन के ऊपर लगे, कांच के जार से हल्के हरे रंग के बुलबुले निकले। बार में मौजूद हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जोर जोर से तालियां बजाने लगा और चिल्लाने लगा, वेलकम इडियट। मजाक को समझने से पहले वो आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बारटेंडर और शोर मचाने वाले कस्टमर्स पर एक गुस्से भरी नजर डाली और फिर अपने गुस्से को दबाते हुए बड़बड़ाया, दिलचस्प है। ये प्रैंक वाकई कुछ खास है। मैं कल इसे आजमाने के लिए कुछ दोस्तों को लेकर आऊंगा। क्या दोस्त इसी काम के लिए होते हैं। लूमियन मन ही मन मुस्कुराया। उसने एक बार स्टूल खींचा और बैठ गया। बारटेंडर से कहा, मुझे वही देना जो मैं हमेशा लेता हूँ,
एक गिलास सौंफ वाली एब्सिंथ। बारटेंडर मुस्कुराया। ये वाला मेरी तरफ से है। आपकी मशीन शानदार है। इसकी रहस्यमयी शक्तियों की खबर फैल गई है और लोग खास तौर पर इसे देखने के लिए आ रहे हैं। तब से मेरा बिजनेस दोगुना हो गया है। वैसे मैं पावर्ड नीसन हूँ, इस बार का मालिक और एक एमेच्योर पेंटर। मुझे आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? सीएल, लूमियन ने जवाब दिया। उसकी मुस्कान बनी रही। उसने ट्राइडियंस और कोडू के ग्रामीणों के बीच अंतर महसूस किया। कोडू में जो कोई भी ऐसे प्रैंक का शिकार होता था वो बदला लेने की कोशिश करता था, लेकिन ट्राइडियंस नए शिकार ढूंढने और उन्हें पकड़े जाते हुए देखने का आनंद लेते थे, जिससे उनकी अपनी शर्मिंदगी कम हो जाती थी। आपका दिमाग बहुत तेज है। आप कई ट्राइडियंस की तुलना में प्रैंक करने में बेहतर हैं। देशी बारटेंडर पावर्ड नीसन की ओर से मिली ये तारीफ काफी बड़ी बात थी। उसने लूमियन की ओर हल्के हरे रंग के हेलुसिनोजेनिक लिक्विड से भरा एक पतला गिलास सरकाया। एब्सिंथ की एक चुस्की लेते हुए लूमियन ने उस हल्की कड़वाहट का आनंद लिया जिसने उसकी इंद्रियों को जगा दिया और उसे जीवित महसूस कराया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस एहसास में डूब गया और फिर पूछा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे पहले ट्रायर आए थे, लेकिन मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है? पावर्ड नीसन ने एक गिलास साफ किया। अगर तुम अमीर हो तो जर्नल डी ट्रायर में विज्ञापन दो। अगर तुम नहीं हो तो ये देखने के लिए कि क्या वे काम लेंगे, किसी बाउंटी हंटर या इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को हायर करो। अगर तुम कंगाल हो तो अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। शायद किसी दिन तुम सड़क पर अपने दोस्तों से टकरा जाओ। कोई रेकमेंडेशन? एक भरोसेमंद बाउंटी हंटर या इन्फॉर्मेशन ब्रोकर। लूमियन के पास फिलहाल कैश की कमी नहीं थी और उसे किसी भी पल एक उदार परोपकारी से डोनेशन मिल सकता था, लेकिन अखबारों में विज्ञापन देना उसकी पहुंच से बाहर था। इसकी कीमत कम से कम 3000 वर्ल्ड डीओर होगी। छोटे पब्लिकेशन सस्ते हो सकते थे, लेकिन वे अप्रभावी थे। इसके अलावा वो गिलाउम बेनेट और मैडम पुआलिस को अलर्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता था अगर वे अखबार पढ़ते। पावर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, एंथोनी रीड होटल की तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 5 में रहता है। तुम कल उनसे मिल सकते हो। वो एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन है जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बन गया है। बहुत भरोसेमंद है। लूमियन ने रूम नंबर और नाम नोट कर लिया। उसने एब्सिंथ उठाई, इसे धीरे से घुमाया और बारटेंडर के सम्मान में अपना गिलास ऊपर उठाया। डॉट डॉट डॉट। रूम नंबर 207 पर लौटने के बाद लूमियन ने आराम करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने फटे हुए पर्दे खींचे और तंग जगह में समनिंग डांस परफॉर्म किया। उसका गोल ये देखना था कि वो ऑबर्ज डू कोक डोरे और रुए अनार्की में किन अजीब जीवों को अट्रैक्ट कर सकता है, ताकि वो फ्यूचर के हमलों, पीछा करने या घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के लिए तैयार रह सके। ओस्टा के अनुसार जली हुई इमारत के अलावा मार्केट डिस्ट्रिक्ट में कोई विशेष रूप से खतरनाक जगह नहीं थी। इसके अलावा ये रुए अनार्की से काफी दूर था, जिससे इसके सीक्वेंस 9 इक्विवेलेंट डांसर द्वारा प्रभावित होने की संभावना कम थी। आखिर ये कोडू गांव के खंडहर नहीं थे, जहां अपरिहार्यता की शक्ति हर जगह व्याप्त थी। ज्यादा खतरनाक जीवों और उन जीवों को नजरअंदाज करते हुए जिन्हें डांसर्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, लूमियन का मानना था कि भले ही बाद में दिखाई देने वाले अजीब जीव उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, उनके लिए उस पर खुद को थोपना लगभग नामुमकिन होगा। महान अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला नीला काला सिंबल और अपरिहार्यता का ब्लैक थॉर्न पैटर्न उन्हें लापरवाही से काम करने से रोकने के लिए काफी होगा। पागलपन और विकृति के बीच बदलते एक डांस में लूमियन की आध्यात्मिकता प्रकृति की हलचल भरी शक्ति के साथ मिल गई, जो चुपके से सभी दिशाओं में फैल गई। जल्द ही उसने अपने ऊपर नजर रखने वाली आंखों को महसूस किया। कमरे के चारों ओर कई पारभासी, धुंधली आकृतियां तैर रही थीं। कुछ इंसानों से मिलते जुलते थे, जो शायद मौत के बाद बाकी रह गए जुनून थे। अन्य विचित्र थे, बोतलों या मीटबॉल्स के ढेर की तरह दिखाई दे रहे थे, जो संभवतः संबंधित स्पिरिट वर्ल्ड से आए थे। लूमियन ने उनमें से किसी को भी नहीं पहचाना और उनकी विशेषताओं या क्षमताओं का पता नहीं लगा सका। उसी समय फटे हुए पर्दों के पीछे से एक आकृति निकली। थोड़ी पारभासी, वो लंबे फिरोजा बालों वाली एक महिला थी, जिसमें हरी पत्तियां गुंथी हुई थीं, जिसने उसके शरीर को ढक रखा था और महत्वपूर्ण अंगों को छिपा दिया था। उसकी बाकी गोरी चिकनी त्वचा खुली हुई थी, जो किसी के भी दिल की धड़कन तेज कर सकती थी और कल्पना को जगा सकती थी। पन्ने जैसी हरी आंखों, लाल होठों और एक उत्कृष्ट आकर्षक चेहरे के साथ लूमियन पर उसकी एक ही नजर ने उसके भीतर एक समझ न आने वाली उत्तेजना पैदा कर दी। चैप्टर 119, स्ट्रेंज क्रीचर। लगभग एक साथ लूमियन ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने आने वाले खतरे का एक गहरा एहसास अनुभव किया। अनजाने में उसने अपनी कमर से फालेन मरकरी को बाहर निकाल लिया और किसी भी पल उस पर लपेटे हुए काले कपड़े को फाड़ने के लिए तैयार हो गया।
फिरोजा बालों और पत्तों वाली वो पारभासी आकृति हवा में तैर रही थी और कमरे में लूमियन को ध्यान से देख रही थी। उसकी पन्ने जैसी हरी आंखें कभी धुंधली तो कभी मुस्कुराती हुई एक्सप्रेशन के बीच बदल रही थीं, जो एक गहरे भंवर की याद दिलाती थी जो इंसानी रूह को अपने अंदर समा लेने के लिए उकसाती है। एक तरफ लूमियन ने अपने मन में एक जानी पहचानी मगर अजीब सी इच्छा महसूस की, जिसने उसके ज्यादातर विचारों को अस्त व्यस्त कर दिया। दूसरी तरफ वो डर महसूस किए बिना नहीं रह सका, जैसे कोई उड़ता हुआ कीड़ा मकड़ी के जाले में फंस गया हो। उसने अपने डांस की रफ्तार धीमी कर दी और किसी भी पल रुकने के लिए तैयार हो गया। उस पारभासी महिला आकृति ने एक बेताब एक्सप्रेशन दिखाया, लेकिन उसने सहज रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वो लूमियन के पास आने में झिझकी। कभी वो आगे झुकती, कभी वापस पर्दों के पीछे हट जाती, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं किया। जब लूमियन ने अपना समनिंग डांस खत्म किया, तो उसे अपने कानों में एक हल्की आवाज सुनाई दी। ये इतनी करीब थी कि ऐसा लगा जैसे बिल्कुल बगल वाले कमरे में हो, जिससे कमरे में मंडरा रहे अजीब जीव एक एक करके गायब होने लगे। सबसे आखिर में जाने वाली वो फिरोजा बालों और पत्तों वाली महिला आकृति थी। वो अनिच्छुक और उलझन में दिखाई दे रही थी। लूमियन ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अंदर की अस्पष्ट आवाजों को शांति से सुनने लगा। वो एक भी शब्द समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनमें से हर एक को साफ सुनने के लिए तड़प रहा था। एक पल बाद लूमियन ने अपनी आंखें खोली और फटे हुए पर्दे से ढकी खिड़की की ओर देखा। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, वो क्या था? उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वो पारभासी महिला आकृति कमरे में बुलाए गए अन्य अजीब जीवों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसके लेवल का कोई बियॉन्डर संभाल सके। अगर उसके शरीर के अंदर करप्शन सील नहीं होता और उसकी छाती पर बना नीला काला पैटर्न बिना एक्टिवेशन के भी स्पिरिचुअल क्रीचर्स को अनजाने में पास आने से नहीं रोकता, तो लूमियन को शक था कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता था। इस बात ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। दूसरे डांसर्स कैसे सरवाइव करते हैं? उसने ये कंफर्म करने के बाद ही समनिंग डांस करने की हिम्मत की थी कि इलाका बहुत खतरनाक नहीं था, फिर भी कुछ अनहोनी होते होते रह गई। दूसरे डांसर्स ऐसे खतरों से कैसे बचते होंगे? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना बून चोरी के जरिए हासिल किया है और मुझ में कुछ मिस्टिकल नॉलेज की कमी है, या इसलिए कि दूसरे डांसर्स केवल अपने जैसे अजीब जीवों को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं? इसके अलावा समनिंग डांस एक छिपे हुए अस्तित्व से आता है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लूमियन ने एक पल के लिए सोचा। वो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे महसूस होता कि वो खुद एक अपवाद है। उसे विश्वास था कि उसके शरीर में मौजूद करप्शन बहुत ही हाई लेवल का था। सील होने के बावजूद ये कभी कभी अजीब और खतरनाक संस्थाओं को अट्रैक्ट कर सकता था। शुक्र है, ये करप्शन सुरक्षा भी प्रदान करता है। लूमियन ने लंबी सांस ली, फालेन मरकरी को वापस रखा और लोहे की काली कार्बाइड लैंप जलाई। वो लकड़ी की मेज पर बैठ गया और औरोर की नोटबुक के पन्ने पलटने लगा। मिस्टिसिज्म नोटबुक को पीछे से सामने की ओर पढ़ना बहुत कष्टदायक था। जरूरी ज्ञान की कमी के कारण उसे कभी कभी अनपढ़ जैसा महसूस होता। उसके पास औरोर की सबसे पुरानी नोटबुक निकालने और संबंधित सिंबल्स के अर्थ और उनके मिस्टिकल मतलब को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि लूमियन शुरू से अंत तक थोड़ा थोड़ा करके नहीं सीख सकता था। उसका मानना था कि अगर औरोर की विचक्राफ्ट नोटबुक में वास्तव में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपी है, तो वह निश्चित रूप से पिछले 1 या 2 साल के कंटेंट में होगी, जब कोडू गांव में धीरे धीरे असामान्यताएं दिखाई देने लगी थीं और शेफर्ड्स ने अपना शिकार शुरू किया था। लगभग 2 घंटे तक लाइटनिंग के रूप में जाने जाने वाले ज्ञान के साथ संघर्ष करने के बाद लूमियन ने हार मान ली और अगली रात इसे जारी रखने का फैसला किया। उसने थोड़ा हाथ मुंह धोया और बिस्तर पर लेट गया। अभी अभी बुलाए गए उस अजीब जीव को याद करते हुए लूमियन ने घबराहट महसूस करते हुए फालन मरकरी को तकिए के पास रख दिया। कोडू छोड़ने से पहले उसने उस काले डैगर की जांच की थी और कंफर्म किया था कि उसने फ्लेमिंग मॉन्स्टर से जो किस्मत बदली थी, वो जलाकर मारने का दर्द थी। अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो गया, लेकिन रुए अनारकी में कभी शांति नहीं मिली। गाना, चिल्लाना, गाली देना, लड़ना, पीछा करना, खांसना, रोना और एक्सरसाइज करना हवा में भरा हुआ था, जो एक रात की सिम्फनी बना रहा था। लूमियन को इस शोर की आदत हो गई थी, जिससे उसे जीवित होने का एहसास भी होता था। अनजाने में उसकी आंख लग गई। सुबह 6 बजे दूर के कैथेड्रल की घंटियां बजीं, जो कोडू की याद दिला रही थीं। लूमियन ठीक समय पर जाग गया, लेकिन अपनी आंखें खोलने का मन नहीं था। कुछ मिनटों के बाद वो उठ बैठा और फालिन मरकरी को अपनी कमर पर बांध लिया। रात भर उसके सपने अस्त व्यस्त रहे थे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? लूमियन बुदबुदाया। उसने दरवाजा खोला और पास के वॉशरूम में चला गया। खिड़की से आ रही सुबह की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए उसने आईने में खुद को देखा। एक दिन पहले की तुलना में वो बिल्कुल नहीं बदला था।
उसके बालों का रंग और लंबाई बाहरी फैक्टर्स थे और उसकी शारीरिक स्थिति के साथ रिसेट नहीं होते थे। लूमियन नीचे झुका और अपने दांत ब्रश किए। जैसे ही उसने अपना मुंह धोया, उसकी नजर कोने से दाखिल होते हुए चार्ली पर पड़ी। क्या तुम 5वीं मंजिल पर नहीं रहते? लूमियन ने पानी थूका और चार्ली से पूछने के लिए मुड़ा। चार्ली ने एक पीली सफेद शर्ट पहन ली थी जिसकी आस्तीन कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। उसने जम्हाई ली और कहा, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? वे लोग 6 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। 5वीं मंजिल का वॉशरूम खचाखच भरा हुआ है। फिर वो मुस्कुराया। मुझे अभी भी दूसरी मंजिल का ये वॉशरूम सबसे ज्यादा पसंद है। जानते हो क्यों? ये साफ है। हालांकि वो कमीना लॉरेंट बहुत घमंडी है और अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता, लेकिन उसकी कुछ खूबियां भी हैं। उसे साफ सफाई बहुत पसंद है। जब तक वो अपार्टमेंट में रहता है, वो हर दिन कमरा साफ करता है और वॉशरूम का भी ध्यान रखता है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर टॉयलेट गंदा हो तो वो उसे इस्तेमाल न कर सके? तो वो सफाई करने वाला है। लूमियन हैरान था। लॉरेंट नाम के उस युवक के बारे में उसका प्रभाव ये था कि वो ठंडा, घमंडी और सलीके से कपड़े पहनने वाला था। वो स्पष्ट रूप से खुद को बहुत ऊपर समझता था और अपनी माँ की दुर्दशा से बेखबर लगता था। वो लूमियन को ऐसा व्यक्ति नहीं लगा जो बाथरूम साफ करेगा। इससे पहले लूमियन ने मान लिया था कि दूसरी मंजिल के अन्य किराएदार मकान मालिक की कंजूसी से तंग आ गए थे और उन्होंने अपने साझा स्थानों को खुद साफ करने का जिम्मा उठा लिया था। चार्ली का उतरा हुआ चेहरा देखकर जैसे वो पूरी रात जगा हो, लूमियन मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम कल रात रुएडेला मुराइल गए थे? रुएडेला मुराइल ट्रायर का बदनाम रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट था। मैं रुएडेला मुराइल जाने का खर्चा कैसे उठा सकता हूँ? लेकिन मैं इन दिनों में से एक दिन वहां जरूर जाऊंगा। चार्ली ने अपने दांत भींचे और आगे कहा, मैं कल रात 10 बजे होटल वापस आया। फिर मैं अंडरग्राउंड बार गया और आधी रात तक लड़कों के साथ पी। सुबह के वक्त मुझे एक, क्या कहें, काफी जीवंत सपना आया। सीएल, हमारे नाम सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं उस सपने में कितना खुश था और जब मैं जागा तो कितना टूटा हुआ और कितना उह उह खाली? लूमियन ने शब्द सुझाया। हाँ हाँ हाँ। चार्ली टॉयलेट की ओर चला गया और अपनी बेल्ट खोली। उसकी पहले से ही छोटी आंखें संतुष्टि से सिकुड़ गईं। लूमियन ने अपनी नाक सिकोड़ी और मजाक उड़ाया। तुम्हें वेट ड्रीम आया था? चार्ली कांप गया, अपना दाहिना हाथ हिलाया और हंसा। ये अब तक का सबसे हकीकत जैसा सपना था। उसमें मौजूद महिला रुएडेला मुराइल की किसी भी महिला से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो बहुत कोमल और जोशीली थी। मेरा कभी जागने का मन नहीं किया। खैर, जाहिर है कि आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जाग जाना एक रहम था, लूमियन ने मजाक किया। चार्ली ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय ईमानदारी से कहा, मैं पेमेंट मिलने के बाद और जब मेरी छुट्टी होगी तब रविवार को रुए डू रोसिग्नोल जाने का प्लान बना रहा हूँ। वहाँ कुछ डांस हॉल हैं जहाँ सस्ती लड़कियां मिलती हैं। एक कोवर्कर ने मुझे बताया कि मुझे खुद पर खर्च करने के लिए केवल 52 कॉपेट की जरूरत है। लेकिन अभी मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई है। अचानक चार्ली का उत्साह बढ़ गया। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने लूमियन को विश्वास में लिया। आपको पता है क्या, होटल में एक अमीर गेस्ट मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। मुझसे खाना लाने और कमरे को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कहती है। एक आदमी? लूमियन ने शरारत के साथ पूछा। चार्ली ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, वो एक महिला है। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करने लगी है। मैं दुविधा में हूँ। अगर वो कोई प्रपोजल देती है तो क्या मुझे अपने सिद्धांतों से समझौता करना चाहिए? आपको पता है कि ट्रायर में ये चीजें काफी सामान्य हैं। अगर वो मेरी पहली बड़ी कमाई का जरिया है तो मैं जल्द ही अपना खुद का होटल बना सकता हूँ। मुझे लगा था कि तुम हिचकिचाओगे नहीं। हालांकि वे एक दूसरे को केवल 2 दिनों से जानते थे, लूमियन को यकीन था कि चार्ली का मॉरल कंपास काफी लचीला था। चार्ली ने आह भरी। वो स्पष्ट रूप से परेशान था और स्वीकार किया, वो अपने 50 के दशक में है। लूमियन के मुंह से एक लंबा ओह निकला और उसके चेहरे के हाव भाव ने उसके विचार व्यक्त कर दिए। चार्ली को अलविदा कहकर लूमियन अपने कमरे में वापस आ गया ताकि जैकेट, पैंट और रुए अनारकी के लिए उपयुक्त अन्य कपड़े पहन सके। उसने प्याज वाले पैनकेक पर 6 कॉपेट और आधा लीटर एप्पल विस्की सावर पर 1 लिक खर्च किया। सड़क के एक कोने में बैठकर उसने इत्मीनान से अपना नाश्ता किया। दोनों तरफ की इमारतों की परछाइयों ने उसे ढक लिया था, क्योंकि उसने प्याज और आटे के स्वाद का आनंद लिया। फेरी वालों, किराने का सामान खरीदने वाली महिलाओं, काम करने वाले मजदूरों, कचरे में कूड़ा खोजने वाले बच्चों और पास की गली में एक बैरिकेड को देखा। जब लूमियन आखिरकार उठा, खुद को झाड़ा और ऑबर्ज डू कोक डोरे वापस लौटा,
तब सुबह के 9 बज रहे थे। वो तीसरी मंजिल पर चढ़ा और रूम नंबर 5 के दरवाजे पर दस्तक दी। इंफॉर्मेशन ब्रोकर एंथोनी रीड यहाँ रहता था। लगातार कई दस्तकों के बाद वेस्ट मिडशायर कोस्ट लहजे वाली एक शांत मर्दाना आवाज ने जवाब दिया, कृपया अंदर आएं। लूमियन ने हैंडल घुमाया और दरवाजा धक्का देकर खोला। पहली चीज जो उसे महसूस हुई वो एक हल्की तीखी पुदीने जैसी गंध थी, जिसका उद्देश्य शायद कीड़ों को दूर भगाना था। फिर उसने बिस्तर के पास बैठे 40 के दशक के एक आदमी को देखा। उस आदमी ने मिलिट्री ग्रीन शर्ट, मैचिंग पैंट और बिना फीते वाले लेदर बूट्स पहने थे। उसके बाल एक बारीक बज़ कट में कटे हुए थे। उसके पास एक अनुभवी सैनिक वेटरन वाली साफ सुथरी और कुशल हवा नहीं थी। उसकी हल्की पीली हेयरलाइन काफी पीछे हट गई थी, जिससे माथा काफी चौड़ा लग रहा था। उसका चेहरा भारी हो गया था। उसकी दाढ़ी सावधानी से बनाई गई थी। उसकी त्वचा थोड़ी तैलीय थी और उसकी नाक के छेद बंद थे। वो कुछ हद तक सीधा सादा और अनुभवहीन लग रहा था। जैसे ही एंथोनी रीड लूमियन की ओर मुड़ा, उसकी गहरे भूरे रंग की आंखों में लूमियन की आकृति दिखाई दी। किसी वजह से लूमियन को अचानक बेचैनी महसूस हुई। अगले चैप्टर में लूमियन इस इंफॉर्मेशन ब्रोकर से क्या पूछेगा। अध्याय 120, पागल की बड़बड़ाहट। एंथनी रीड ने लूमियन को ठंडे तरीके से देखा और पूछा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने पवार्ड से सुना है कि आप एक रिलायबल इंफॉर्मेशन ब्रोकर हैं। लूमियन ने जल्दी से अपना सोर्स बता दिया ताकि आपसी जांच में टाइम वेस्ट न हो। अपने मोटे चेहरे के साथ एंथनी रीड ने जानकर सिर हिलाया और कमरे के सेंटर में एक चेयर की तरफ इशारा किया। आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, या यूं कहें, आप मुझसे क्या अनकवर करवाना चाहते हैं? लूमियन को एंथनी रीड का सामना करते हुए थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, जो ईमानदारी और डिपेंडेबिलिटी की हवा बिखेर रहे थे। उसने सीट ली और संक्षेप में कहा, मैं 2 इंडिविजुअल्स को ढूंढ रहा हूं। नाम, अपीयरेंस और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। एंथनी रीड ने लूमियन के बाएं कूल्हे पर एक नजर डाली। लूमियन ने जवाब देने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा। एक गियोम बेने है, जो पहले इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का पादरी था। दूसरी पुआलिस डे रोकफोर्ट है। 1 महीने से भी पहले वो अपने पति बियोस्ट, उनके बटलर लुइस लंड और उसकी लेडीज मेड कैथी के साथ ट्रायर पहुंची थी। मेरे पास उनकी कोई पिक्चर्स नहीं है। मैं बस इतना बता सकता हूं कि गियोम बेनेट के छोटे काले बाल और नीली आंखें हैं। उसका व्यवहार गंभीर है और उसके एम्बिशन काफी स्ट्रांग हैं। उसका सबसे खास फीचर उसकी चील जैसी नाक है। पियोलिस के लंबे भूरे बाल और चमकीली भूरी आंखें हैं। उसकी भौहें हल्की और पतली हैं और वो एक एलिगेंट और आकर्षक आभा बिखेरती है। एंथनी रीड अपनी कुर्सी से उठने से पहले ध्यान से सुनता रहा। उसने खिड़की के पास एक लकड़ी की मेज की ओर कमरा पार किया, एक दराज खोला और सफेद कागज का एक ढेर और एक तेज पेंसिल निकाली। बिना किसी देरी के उसने 2 पोर्ट्रेट स्केच किए। देखो, क्या ये उनसे मिलते जुलते हैं? एंथनी रीड ने स्केच लूमियन को थमा दिए। लूमियन ने उन ड्राइंग्स का इंस्पेक्शन किया और उनकी विविड, लाइफलाइक क्वालिटी को देखकर हैरान रह गया। कलर की कमी के अलावा वे लगभग फोटोग्राफ से पहचानने में मुश्किल थे। उसने हैरान होकर एंथनी रीड की तरफ देखा और रिमार्क किया, अनकन्नी, आप मेरे छोटे से डिस्क्रिप्शन के आधार पर उनकी समानता को इतनी एक्यूरेटली कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? उसने सोचा था कि एंथनी रीड पोर्ट्रेट्स को फाइनल करने से पहले रिव्यू के लिए कई स्केच बनाएगा। एंथनी रीड ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। मैंने ऑफिशियल वांटेड पोस्टर्स से इमेज को दोबारा बनाया है। अधिकारी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं। अचानक लूमियन को सब समझ में आ गया। पादरी गियोम बेने और मैडम प्यूआलिस दोनों ही इविल गॉड्स के भक्त थे जिन्हें बून मिले थे। एक बार जब रायन और उसके साथियों ने सिचुएशन की रिपोर्ट की तो ये जरूरी अटेंशन खींचने वाला ही था। इस एहसास के साथ लूमियन की बेचैनी बढ़ गई। मैं भी तो वांटेड होऊंगा। क्या एंथनी रीड ने मेरा पोर्ट्रेट देखा? क्या वो मुझे पहचानता है? अपने कंपोजर को बनाए रखने की कोशिश करते हुए लूमियन ने इंफॉर्मेशन ब्रोकर से पूछा, मुझे आश्चर्य नहीं है। मैं उनके बाउंटियों की वैल्यू जानना चाहता हूँ। गियोम बेने पर 20,000 वर्ल्ड डियोर का इनाम है। जानकारी का हर टुकड़ा 500 वर्ल्ड डियोर के बराबर है। यही बात प्यूआलिस के लिए भी लागू होती है, रीड ने लापरवाही से जवाब दिया। लूमियन मुस्कुराया। अगर आप कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन अनकवर करते हैं तो आप बाउंटी को 2 बार कैश कर सकते हैं। उसका मतलब था कि एंथनी अधिकारियों से एक हिस्सा और उससे दूसरा हिस्सा क्लेम कर सकता है। एंथनी ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपका असाइनमेंट लूंगा। 500 वर्ल्ड डियो 100 अपफ्रंट के साथ। ये मेरी शर्तें हैं। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो कोई दूसरा इंफॉर्मेशन ब्रोकर या बाउंटी हंटर ढूंढ लें। लूमियन जानता था कि नेगोशिएशन के लिए कोई जगह नहीं थी। वो केवल थोड़ा सिर हिला सका और मान गया,
कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही वो पैसे देने वाला था, अचानक खिड़की के बाहर से एक बंदूक की गोली चली। एंथनी रीड का पूरा शरीर कांप गया, जैसे उसका सामना उसके मॉर्टल नेमेसिस से हो गया हो। वह सहज रूप से कवर के लिए लकड़ी की मेज के नीचे झुक गया। लूमियन दंग रह गया। क्या ये रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम नहीं था? क्या रू अनार्की में ये टिपिकल लाइफ नहीं थी? बंदूक की गोलियां, झगड़े और बड़े पैमाने की झड़पें यहाँ आम थीं। इस इलाके में रहने वालों को अब तक ढल जाना चाहिए था। केवल भटकी हुई गोलियों से बचने के लिए खिड़कियों से दूर रहने की जरूरत थी। ज्यादा देर नहीं हुई, शोर शराबा शांत हो गया। एंथनी रीड को मेज के नीचे से बाहर निकलने से पहले अपना कंपोजर वापस पाने में कुछ सेकंड लगे। उसने लूमियन को एक दबी हुई मुस्कान दी और समझाया, मैं माफी चाहता हूँ। कुछ साल पहले युद्ध के दौरान मुझे बैटलफील्ड पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ था और मेरे पास रिटायर होकर ट्रायर वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर रू एनर्जी में रहने का चुनाव क्यों किया, जहां गोलीबारी एक रेगुलर ऑकरेंस थी? लूमियन ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। उसे एंथनी रीड के साइकोलॉजिकल इश्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने 50 वर्ल्ड डीलर का नोट निकाला और लिवानिक्स की इमेज हलचल भरी कमर्शियल सड़कों और गुजरते व्यापारियों के सलूट पर धीरे से अपनी उंगली घुमाई। रिमेनिंग टेक्सचर को महसूस करते हुए लूमियन ने ग्रे ब्लू बैंकनोट, 2 लुइस डियोर और सनबर्ड के साथ खुदे हुए 2 5 वर्ल्ड सिक्के एंथनी रीड को सौंप दिए। उसका वॉलेट एक तिहाई हल्का महसूस हुआ और वो अपनी उंगलियों से पैसे फिसलने के एहसास को दूर नहीं कर सका। जैसे ही उसने बैंकनोट्स के पीछे लमार्श डी क्वार्टियर डू जेंटलमैन की जांच की, एंथनी रीड ने अपनी उंगली मोड़ी और सूरज की रोशनी में इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए सतह को फ्लिक किया। संतुष्ट होकर उसने पैसे जेब में रखे और पूछा, क्या आप अपडेट के लिए समय समय पर मेरे साथ चेक इन करना चाहते हैं या मेरे पास कोई एड्रेस होना चाहिए? अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं उसे आपके ठिकाने पर छोड़ सकता हूँ। मैं रूम 207 में हूँ। लूमियन जानता था कि वो एंथनी रीड से ऑबर्ज डू कॉक डोर में रहने की बात नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने अपना रूम नंबर दे दिया। कमरा 305 छोड़ते समय लूमियन का चेहरा और भी गंभीर हो गया और वो खुद से बुदबुदाया, मुझे आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है ताकि एंथनी रीड मुझे धोखा न दे सके। शायद मुझे उसके सामने अपनी ताकत दिखाने का मौका ढूंढना चाहिए। उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं किसी भी गलती को बिना सजा के नहीं जाने दूंगा। जैसे ही लूमियन अपने विचारों में खोया हुआ था, वो सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अचानक उसने किसी को चिल्लाते, हंसते और सिसकते हुए सुना, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। लूमियन ने आवाज की दिशा में देखा और रूम 310 के दरवाजे के पास एक आदमी को उकड़ू बैठे देखा। उस आदमी ने गंदी लिनन की शर्ट और पीली पैंट पहनी हुई थी। उसके बेतरतीब काले बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे। उस पल उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जमीन की ओर घूरते हुए बार बार बुदबुदाया, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। उसकी आवाज डर और पागलपन के बीच डोल रही थी। वो कभी कभार होश में आने वाला पागल जिसका चार्ली ने जिक्र किया था। लूमियन ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, पास झुका और उत्सुकता से पूछा, आपको क्यों लगता है कि आप मरने वाले हैं? क्या आपको कोई टर्मिनल इलनेस है? अपना सिर उठाए बिना वो आदमी चिल्लाता रहा, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। लूमियन मुस्कुराया और रूम 310 में उसके पास से निकल गया, जिसका लकड़ी का दरवाजा चौड़ा खुला था। कमरे का लेआउट उसके अपने 207 जैसा ही था। ये काफी साफ सुथरा था, सिवाय उन कीड़ों के जिन्हें निकाला नहीं जा सकता था। लूमियन की नजर केरोसिन लैंप, किताबों के ढेर, फाउंटेन पेन, सूटकेस और अन्य सामानों पर पड़ी। पागल आदमी खड़ा हो गया और सुध बुध खोकर बोला, ये मेरा इलाका है। मुझे पता है, लूमियन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लेकिन अगर आप मरने वाले हैं और आपके कोई बच्चे या रिश्तेदार नहीं हैं, तो अपनी इनहेरिटेंस का इस्तेमाल हम जैसे गरीब पड़ोसियों की मदद के लिए क्यों नहीं करते? उसने देखा कि पागल आदमी अभी 20 साल के अंत में ही था। उसकी घनी काली दाढ़ी न जाने कब से नहीं बनाई गई थी, जिससे उसकी नीली आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी जंगल के गहरे हिस्से में दबी हों। पागल ने कुछ पलों के लिए खाली नजरों से देखा और फिर अपने बाल नोचते हुए दर्द में चिल्लाया, वे सब मर चुके हैं, वे सब मर चुके हैं। मैंने मॉन्सूरिस का भूत देखा। वे सब मर चुके हैं। मैं भी मरने वाला हूँ। मॉन्सूरिस का भूत? लूमियन ने आखिरकार पागल से कुछ अलग सुना। उसने जानबूझकर दूसरे आदमी को उकसाया था ताकि वो देख सके कि क्या वो कोई अलग रिएक्शन प्राप्त कर सकता है। पॉजिटिव फीडबैक ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो पोषण को पचाने में प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोवोकर के एक्टिंग प्रिंसिपल्स में से एक ये है कि उकसाना केवल एक साधन है और अंत नहीं। लूमियन ने सोच समझकर पागल का अध्ययन किया और पूछा, मॉन्सूरिस का भूत उन्हें क्यों मारेगा और आपको मौत के दरवाजे तक क्यों धकेलेगा? पागल ने अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया, जो कोई भी मॉन्सूरिस के भूत को देखेगा वो मर जाएगा। उनका परिवार भी मर जाएगा। वे 1 साल के भीतर मर जाएंगे। क्या ये पागल का भ्रम है या वाकई ऐसा कुछ हुआ था?
अगर ऐसा है तो क्या ये कोई अभिशाप था? लूमियन ने कुरेदा, आपका मॉन्सोरिस के भूत से सामना कहाँ हुआ? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। ये मार्केट डिस्ट्रिक्ट के नीचे है। पागल फिर से नीचे झुक गया। उसकी पीठ दीवार से सटी हुई थी और उसने अपने कांपते शरीर को गले लगा लिया। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के नीचे की अंडरवर्ल्ड दुनिया। क्या वो इसकी रिपोर्ट दोनों चर्चों को नहीं कर सकता था और उन्हें उन अपवित्र प्राणियों को खत्म करने के लिए लोगों को भेजने के लिए नहीं कह सकता था? लूमियन ने चुपचाप सोचा। यह देखते हुए कि पागल अपनी मैं मर रहा हूं वाली स्थिति में वापस आ गया है, उसने मामले का पीछा करना छोड़ दिया, रूम 310 से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। कल रविवार था। लूमियन ने इलाके से परिचित होने के लिए दोपहर के समय क्वार्टियर डू जार्डिन बॉटनिक में मेसन कैफे जाने का प्लान बनाया। दोपहर में वो अंडरग्राउंड कब्रिस्तान की ओर जाएगा ताकि देख सके कि क्या ओस्टा को गैदरिंग के ऑर्गेनाइजर से कोई रिप्लाई मिला है। रू अनर्ची के आसपास की गलियां पत्थरों, लकड़ी, टहनियों और कचरे से बने अवरोधों से भरी हुई थीं। यहाँ तक कि मुख्य सड़क पर भी समय समय पर उनसे टकराया जा सकता था। हालांकि दो गाड़ियों के गुजरने के लिए पहले से ही काफी चौड़ा रास्ता था। इन्हें स्ट्रीट बैरिकेड्स कहा जाता था और वे कई जिलों में पाए जा सकते थे। कुछ पर धुएं और आग के निशान थे, जबकि अन्य पर अभी भी सूखे खून के अवशेष थे। वे ट्रायर का एक यूनिक फीचर थे जो आर्किड की पैदल सड़कों के बिल्कुल विपरीत थे। लूमियन एक बैरिकेड के किनारे एक निचले पॉइंट के ऊपर से गुजरा, धुंधली गली से बाहर निकला और सड़क पर एंटर किया। फिर वो पब्लिक कैरेज साइन की ओर बढ़ा, जिसका इरादा क्वार्टियर डू जार्डिन बोटनिक तक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन लेने का था। जैसे जैसे वो चलता गया, लूमियन को कोनों में पड़े हुए कई वेग्रेंट्स दिखे जो धूप सेंक रहे थे और जुएं निकाल रहे थे। सभी गंदे, दुबले पतले और एनर्जी से रहित थे। इससे उसे अपने वेग्रेंट वाले दिनों की यादें वापस आ गईं। लोअन किंगडम के विपरीत, जिसने सड़कों और पार्कों में वेग्रेंट्स के सोने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इंटिस रिपब्लिक में ऐसा कोई नियम नहीं था। हालांकि उन्हें पैसे देकर चलने वाले एस्टैब्लिशमेंट या प्राइवेट वेन्यू में एंटर करने से मना किया गया था। वे अक्सर संस्कृति की कमी के लिए लोइन का मजाक उड़ाते थे। विचारों में खोए हुए लूमियन की आंखें संकुचित हो गईं। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है।